ईर्ष्या और डाह सन 1949। बच्चे की देखभाल के लिए आया तो पापा जी ने भेज दी, यानी जो रमनिका जी का जो बच्चा था उसकी देखभाल के लिए जो है इनके पिताजी जो थे वहां से आया भेज दिए। पर प्रकाश का चोट खाया अहम, यानी इनके पति जो प्रकाश है उनका चोट खाया अहम जो है अंदर ही अंदर कुलबुला रहा था और चुप था। मुझसे हुई तकरार और उसके बाद मेरी चुप्पी ने प्रकाश को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मैं बीमार बच्चे की तीमारदारी करते करते थक और ऊब रही थी। प्रकाश की बातें, उसकी संकालू नज़रें मुझे सहनी पड़ती थी। मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी, जिसने मेरे जीवन में विष घोला था, उसे भूलकर एक विश्वास भरी ज़िंदगी जीने का सपना मैंने पाला था। प्रकाश के साथ ज़िंदगी निभाने का मन बनाकर मैं निश्चिंत हो गई थी। यौन शोषण की शिकार मैं अब आदर्शवादिता की शिकार होकर आदर्श पत्नी बनना चाहती थी, किंतु प्रकाश की संकालू नज़रें मुझे साल रही थी। मैं विद्रोह को मन में जगह नहीं देना चाहती थी, वह मेरी आदर्शवादी सोच के खिलाफ होता। मेरे भीतर की जिद्दी लड़की और मेरी तर्कशीलता मुझे विद्रोह के लिए उकसाती रहती। मैं कैसे उन सपनों को छोड़ देती जो मैंने अभिनय और नृत्य के बारे में पाल रखे थे। मैं अपने बड़े भाई की तरह ही अपने जीवन में मुक्त व्यवहार की अपेक्षा रखती थी। रूढ़ियों को मैंने कभी नहीं स्वीकारा। आदर्शवादिता, स्वतंत्रता और आधुनिकता की दुविधा में फंसी मैं जब अपने अंतर का विरोध सह ना पाती तो या तो प्रकाश से लड़ती या फिर चुप्पी साध लेती, अन्यथा जो जी में आता कर लेती। परंपरा निभाने और परंपरा तोड़ने का हठ, विश्वास और शंका का द्वंद पालती मैं आस्था और वैज्ञानिक सोच, पुरातनता और आधुनिकता में त्रिशंकु सी लटकी आदर्शवादिता और तार्किकता के मकड़जाल में फंसती जा रही थी। राह खोजती मैं स्वाभिमान की कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं थी, इसलिए जूझ रही थी, निर्णय नहीं कर पा रही थी। मेरी बीए की परीक्षा के लिए प्रकाश ने एक प्रोफेसर रख दिया था। वो मुझे रोज पढ़ाने आता और विस्तार से अंग्रेजी की कविताओं का अर्थ बताता। वह किड्स की कविताओं की व्याख्या करते करते मग्न हो जाता और बायरन पढ़ाते पढ़ाते भावुक। मैं मुग्ध होकर उसे सुनती रह जाती। विवाह के बाद मेरे रूप में बहुत निखार आ गया था। माँ बनने के बाद तो मैं और आकर्षक लगने लगी। अजीब सा निखार, आकर्षण मुझ में आ गया था। न जाने कैसे एकाएक लोगों को मैं सुंदर दिखने लगी। शादी से पहले मैं बूंदी सी, झुट्टू सी, बुद्धू सी, सीधी सादी, बदसूरत लगने वाली मैं कैसे एकाएक सुंदर कहलाने लगी, ये मैं खुद भी न जान पाई। बदसूरत और भोंदू होने के कारण मुझ में पनपी हीन ग्रंथि सुंदरता की इस नए एहसास से आत्मविश्वास भी बदल रहा था। इस बदलाव को मैं पहचान नहीं पाई। मातृत्व ने मेरे शरीर को गरिमा के साथ साथ एक सेक्सी आकर्षण भी दे दिया। मैंने अपने आकर्षण को प्रकाश तक ही सीमित रखा, उसके आगे मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन प्रकाश मेरे इस निखार और आकर्षण के कारण हीन भावना से इतना त्रस्त होता जा रहा था कि मेरा सानिध्य पाते ही मुरझा जाता। मैं उसकी मदद करती पर प्रकाश संभल नहीं पा रहा था। अपनी इस असमर्थता के चलते भी उसमें ईर्ष्या पनपने लगी। एक दिन घर पर पढ़ाने वाले मेरे प्रोफेसर ने मुझे एक कविता का हिंदी अनुवाद लिख कर दिया। मैं स्वयं भी कविता लिखती थी और अनुवाद भी पढ़ती थी। मैंने प्रकाश को अनुवाद दिखाया। वह तड़प कर बोला, देखो उस प्रोफेसर का ट्यूशन बंद कर दो, वह ठीक आदमी नहीं लगता। ये पंक्तियाँ उसने तुम्हारे लिए ही लिखी है। सब समझता हूँ मैं, तुम नहीं समझोगी अभी ये सब। देखो मुझे जलन होती है। मैं हतप्रभ क्या कहती। मुझे प्रकाश पर शर्म और दया दोनों आ रही थी। गुस्सा मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि प्रकाश ने मेरे अतीत को जानने के बाद भी मुझे स्वीकारा था। मैं इस एहसान के बोझ तले ज़रूरत से ज़्यादा दबी जा रही थी। बहस करके मैं प्रकाश को ना तो आहत करना चाहती थी और ना ही एहसान फरामोश बनना। हालांकि प्रकाश का अतीत भी आदर्शवादी नहीं था, लेकिन मैं अपने अवचेतन में दबीहीन ग्रंथि के कारण खुद को ही हमेशा अपराधी ठहराती। ये कविता का अनुवाद मेरे लिए लिखी कविता नहीं है, मैंने तर्क दिया। शुरुआत में लोग ऐसे ही करते हैं लड़कियों को फंसाने के लिए। यह मेरे लिए पहला झटका था। मेरे विश्वास को सिकुड़ सा गया। प्रकाश का छोटा भाई यशपाल हमारे पास ही पढ़ने आ गया था। मैं कभी कभी उसे पढ़ा भी देती और हम दोनों को घुल मिल कर बातें भी करते। मैं यशपाल को पूरा स्नेह देती, उसे शिक्षित करना मैं अपना फर्ज भी मानती। एक दिन यशपाल और मैं गप्पे हाँक रहे थे और कहा रहे थे कि प्रकाश ने मुझे अलग बुलाया। क्या हंसी हो रही हो, मेरा छोटा भाई अब बड़ा हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, तुम उससे दूर रहा करो। मैं अवाक, अपने भाई से भी ईर्ष्या। इस दूसरे झटके ने तो मुझे मेरे विश्वास को ही ध्वस्त कर दिया। मैं शक से इस हद तक त्रस्त हो सकता है प्रकाश, वह अविश्वसनीय था मेरी सोच के बाहर। फिर मुझे प्रकाश की शंका के सारे तंतु, सारे शब्द, सारे संदर्भ एक एक कर घेरने लगे। प्रोफेसर जिसने मुझे कभी ऐसा वैसा एक शब्द भी नहीं कहा था, उस पर भी शक। नाटक तो नाटक होता और उसमें मेरे अभिनय पर भी शक, कला पर ही शक। मेरे अभिनय पर तो नाज होना चाहिए था प्रकाश को, वो भी जल कैसे जिंदा रहूंगी मैं इन सबकी निगाहों के साए में। मैं भीतर ही भीतर अपने से जूझने लगी। मैं प्रकाश की कमजोरी और हीनता ग्रंथि को भांप रही थी। मैं प्रकाश को उसकी हीनता ग्रंथि दूर करने हेतु उसे सहयोग कर सकती थी, पर उसकी ईर्ष्या और जलन का मैं क्या करती। आखिर एक दिन मैं फट पड़ी। अपनी कमजोरियों का दोष दूसरे पर मत ला दो प्रकाश, अपने भाई पर भी शक करने लगे हो तुम।
क्या सब भाई तुम्हारी ही तरह होते हैं? मैंने बराबर की चोट की। प्रकाश तिलमिला उठा। मेरा अंतिम वाक्य उसे अहं का कचोट गया। मेरा पहला वाक्य उसे अपने पुरुषत्व को गाली लगा तो दूसरा वाक्य पुरुषत्व दम्भ को चुनौती। उसने कहा, क्या सोचती हो तुम? बचपन से कई पुरुषों को तो चखती रही हो, एक से तुम्हारा मन नहीं भरेगा। मैं सोचता था कि तुम सुधर जाओगी, इसलिए सब कुछ जानकर शादी की थी मैंने तुमसे। प्रकाश ने ये बात घृणा से कही। वह हद से बाहर जा रहा था। मेरी आस्था और विश्वास, मेरी निष्ठा और विश्वसनीयता पर चोट की थी उसने। मैं तिलमिला उठी, चुप नहीं रह पाई। अपनी अस्मिता पर की गई इस चोट पर मैंने पलटवार किया। तो मुझ पर दया करके शादी की थी तुमने? वैसे मैंने तुम्हारी भाभी के बारे में कभी तुमसे सवाल नहीं पूछे, जबकि तुम शादी की पहली रात से ही उनका बखान करते रहे हो। वो चुप रहा। मैंने कुछ नॉर्मल होकर कहा, तुम अपने मन की हीनता ग्रंथि को निकालो प्रकाश, जिंदगी अधिक सुखी होगी तुम्हारी। शक तुम्हें तो बेचैन करेगा ही, पर मुझे तुम्हारी ये शंकाएं खत्म ही कर देंगी, नष्ट कर देंगी वो जो कमजोरियां। कमजोरियां तो दूर की जा सकती हैं, उनसे घबरा कर लांछन मत लगाओ। मैंने तो तुम्हारी किसी हरकत या कमी पर कभी मलाल तक नहीं किया, न कभी उनको लेकर तुम्हें उलाहना दिया। फिर तुम क्यों नाहक अपने को छोटा महसूस करते हो और मुझे भी परेशान करते हो? मैंने स्थिति को सामान्य करने के लिए कहा, लेकिन प्रकाश, मेरे परिवार की संपन्नता पर चोट करने पर उतारा आया। तुम्हें अपने पिता के पैसे का बहुत गुमान है ना, इसलिए बच्चे को पालने के लिए वहां से नौकरानी मंगवा ली। मेरे साथ रहना हो तो वैसे रहो जैसे मैं तुम्हें रख सकता हूँ। अब मेरी सहनशीलता खत्म होती जा रही थी। तो क्या तुम मुझे नौकरानी बनाकर रखोगे? मैं पढ़ूँ नहीं, छोड़ दूँ बीच में ही पढ़ाई, नाटक वही करूँ क्योंकि तुमसे मेरे प्रेम का अभिनय सहा नहीं जाता, सुंदर नहीं लगूं क्योंकि जब लोग मुझे सुंदर कहते तो तुम्हें चिढ़ होती है। मैं इस बीमार बच्चे को कितनी मेहनत से पाल रही हूँ, कितनी थक जाती हूँ इसकी देखभाल करके। ये नॉर्मल बच्चा नहीं है जो खेलता रहेगा और जीता रहेगा। इसे तुम अस्पताल में रखती तो वहाँ खर्च लगता ना। वह सब काम तो मैं खुद कर रही हूँ। आया तो बच्चे को रखकर मेरे घर के कामकाज में मदद करती है। बस तुम्हें क्यों बुरा लगता है? क्या तुम छुट्टी लेकर घर में बैठोगे बच्चों की परवरिश के लिए? मेरे सब्र का बांध टूट गया था। न चाहते हुए भी मैंने उसकी माँ के आंचल पर चोट की। तुम्हारी माता जी तो किसी का छुआ नहीं खाती, सबसे परहेज करती, प्याज नहीं खाएंगे, मुझसे भी छूत लगी है उन्हें। तो मैं क्या करूँ? और बच्चा तो सिर्फ सूप ही पीता है, दूध नहीं पी सकता, इसलिए मांस तो पकेगा ही घर में। उसे किसी को छूत लगती है तो लगे, मैं क्या करूँ? मैं घर की शांति के लिए और तुम्हारे माँ बाबूजी का लिहाज रखने के लिए सब सहती हूँ। किसी को टोकती नहीं, किसी से कुछ मांगती नहीं, वे जो चाहे जो करे। तुम पैसे नहीं दे सकते तो मैं कहाँ गिला करती हूँ तुमसे? तुम प्यार भी नहीं दे सकते तो क्या उल्टे तुम सब करते हो? जितने मन से ईमानदारी से और वफादारी से मैं निभाने की कोशिश करी हूँ, उसे तुम नहीं समझ सकते प्रकाश। इतनी कुर्बानी पर भी शक? मेरे सब एवों के बावजूद अगर मैं अपने प्रेम को प्राथमिकता ना देकर पापा जी बीवी जी की बात मानती, तो क्या मुझे कोई धनी लड़का नहीं मिल सकता था? मैंने पैसों का इंतजाम किया है ताकि हमारा घर चल सके, तुम्हारे माँ बाबू जी की भी देख रेख हो सके और बच्चे की परवरिश में कोई खलल ना पड़े। कितने दिनों से मेरे मन में दबा प्रतिरोध उस दिन उबल पड़ा। मेरे मन में ये बातें भी कही थी कि प्रकाश से ब्याह करके मैंने कोई बहुत भारी त्याग किया है। प्रकाश भी इस ग्रंथि से पीड़ित था। वह भी समझता था कि मेरी जैसी लड़की से शादी करके उसने बहुत बड़ी कुर्बानी की है। यही त्याग की होड़ अब दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। शादी से पहले दोनों के सामने एक आदर्श था और शादी के बाद एक कड़वी हकीकत। उस घर में तुम पर हो रहे जुल्मों से छुटकारा पाने के लिए तुमने मुझसे ब्याह किया था। ये तुमने खुद मुझसे कहा था। दरअसल तुम किसी एक के साथ रह ही नहीं सकती। कच्ची टूटी हो ना, तुम्हारे मेरे साथ कैसे गुजर होगा? तुम अपनी आदत से मजबूर हो। प्रकाश ने मेरी अतीत को गाली के रूप में इस्तेमाल कर मेरे अहम पर चोट की, उन यादों को मेरे खिलाफ तर्क पर खड़ा किया जिन्हें मैं शादी के बाद भुलाकर आहत देकर मैंने कहा, देखो प्रकाश, मुझे जबरन मत धकेलो उस रास्ते पर जिसे तुम्हारे ही सहारे से ही मैंने निजात पाई है। वह सहारा भी छीन लेना चाहते हो? मैं भी एडजस्ट करूंगी, तुम भी करो, जिनके लिए मैं जिम्मेवार नहीं। उन अपराधों को तो मुझ पर मत ला दो। मुझे उनसे उबरने के लिए तुम्हारा भरपूर प्यार चाहिए और विश्वास चाहिए। तुम्हारे शक की आग मेरे सब संकल्पों को जला देगी, मेरे हौसले राख कर देगी। तुम्हारे कड़वे सब विश्वसनीयता और वफादारी की मेरी इच्छा को निगल जाएंगे, उसे पस्त कर देंगे। मुझे प्यार करो प्रकाश, मुझ पर शक मत करो। मेरे मन में तुम्हारे सिवा किसी का ख्याल भी नहीं फटका। मेरे संकल्प की दीवारों में दरार मत डालो। मैं गिड़गिड़ाई और रो पड़ी। ये प्रकाश के लिए सबसे भारी झटका था। ग्रंथि सन 1949 के बारे में बताती हैं कि प्रकाश अपनी भाभी को कुशल गृहिणी, किफायत से घर चलाने वाली, बच्चों में मगन नौकर की तरह खुद खटने वाली
सवाल और बहस ना करने वाली आदर्श स्त्री मानता था, यानी ऐसी स्त्री जिसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व वाली पत्नी का सपना शायद प्रकाश की सोच के बाहर था। भाभी ने अपने पति प्रकाश के बड़े भाई से बेवफाई करके प्रकाश को प्यार किया था। इसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। सास का जुल्म, पति की मार, बाल स्वरूप चंचलता के कारण चोरी की आदत, यौवन की उमंग और जिज्ञासा के कारण प्यार की भूख उसके चलते, परिवार द्वारा निरादर, अपमान, ये सभी स्थितियां उसकी नज़र में भाभी और उनके संबंधों को उचित ठहराते थे। इन संबंधों का औचित्य प्रकाश उपरोक्त कारणों को बताकर अपने अपराध बोध से मुक्ति पाने की चेष्टा करता था। उस अपमान भरी जिंदगी में भाभी को प्रकाश से ही प्यार और आदर मिलता था, चाहे वो प्यार के क्षण चोरी चोरी ही मिले। भाभी के लिए वे यही क्षण संपूर्ण आनंद के क्षण थे। पति के साथ अधिकार के रूप में पाए प्यार भाभी को प्यार नहीं लगता था, वह पति का अधिकार लगता था। प्रकाश से सानिध्य और प्यार के क्षण उसे अपने लगते थे, जो उसे जीवन भर की तृप्ति तो दे ही देते थे, उसके पूरे अस्तित्व को प्यार में बना देते थे। वह परिवार के जुल्म और पति के शक को प्रकाश के प्यार के साय में सह लेती थी। भाभी प्रकाश के कॉलेज से आने की राह देखती थी। उसके आते ही चुपचाप टेबल पर चाय लाकर रख देती, स्नेह से नाश्ता परस देती, कभी प्यार से उसके मुंह में भी डाल देती और उसका आधा खाया स्वयं खा जाती। बड़े भाई साहब यानी भाभी के पति बाहर ही रहते, भाभी के पास प्रकाश ही होता। भाभी की दूसरी बेटी तो प्रकाश की ही बेटी थी। उन दोनों पर परिवार का शक बढ़ता जा रहा था। बड़ी चचिया सास ने तो दोनों को एक साथ सोते हुए देख भी लिया था, जिस पर परिवार की पंचायत बैठी थी। दोनों पर लांछन लगाए गए। चाची सास की गवाही हुई, दोनों अपने अपराध से मुकर रहे थे। चाची ने जो गवाही दी वो किसी को विश्वसनीय नहीं लग रहा था। इस गवाही की अविश्वसनीयता के कारण दोनों बख्श दिए गए। खैर, प्रकाश को नौकरी की खोज में घर से बाहर जाने को कह दिया गया और भाभी जी की रोज पिटाई शुरू हो गई। इस दौर से प्रकाश स्वयं गुजरा था। वही प्रकाश आज मुझ पर शक कर रहा था, वही प्रकाश जिसने शक की शिकार भाभी को आना अपना प्यार देकर इज्जत दिया था। मैं सोच रही थी तो क्या प्रकाश ने भी भाभी को केवल सेक्स की संतुष्टि के लिए एक चीज समझा और भोगा था? भोग के लिए उसने इज्जत देने का नाटक एक हथियार या औजार की तरह इस्तेमाल किया था। उसकी अपनी आदर्श नारी वह भाभी थी जिसे वह रोज भोगता था, जिसकी कुशलता का बखाना मेरे सामने करता। क्या औरत केवल सेक्स और घर चलाने के लिए होती है? कम से कम भाभी से अपने संबंध की इज्जत के लिए ही उसे मुझ पर शक तो नहीं करना चाहिए था। मैं पूछना चाहती थी कि प्रकाश मुझे भाभी की स्थिति में क्यों देखना चाहता है। मैं पूछना चाहती थी कि वह अपनी ही तरह क्यों छोटे भाई को देखता है। मुझ पर तो कोई जुल्म नहीं हो रहा था कि प्रकाश का छोटा भाई जो भी बच्चा था उसकी तरह मैं आकर्षित होती। प्रकाश का अपना अतीत उसे कचोट रहा था। वह शक से आतंकित हो गया था। प्रकाश को मेरा अतीत नहीं घेरा था, बल्कि उसका अपना अतीत ही उसे दबोच रहा था। इसलिए प्रकाश को अपना छोटा भाई प्रकाश बनता नजर आ रहा था और मैं उसकी नज़रों में भाभी के रूप में उभरने लगी थी। यही ग्रंथि उसे कचोट रही थी। प्रकाश जब भी टूर पर बाहर जाता तो भयानक मानसिक कष्ट झेलता। वो मुझसे खुलकर कुछ भी नहीं कह पाता कि मैं उसके छोटे भाई से संभल कर रहूं, और माँ बाबू जी से भी नहीं कह पाता था कि वे हम पर नजर रखें। उसे लगता था कि वह खुद बड़ा भाई साहब अपने बड़े भाई को प्रकाश बड़े भाई साहब कहता था बन रहा है। शक उसकी ऊर्जा को खा रहा था। प्रकाश नपुंसक कत्व की सीमा छूने लगा था। मैं उसकी ग्रंथि को समझ रही थी, इसलिए मैं सह भी रही थी। और क्या करती? शक का कोई इलाज तो होता नहीं है। अगर मेरा बचपन होता तो मैं जैसा प्रकाश चाहता ठीक उससे उल्टा आचरण करती, लेकिन मैं प्रकाश को तोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे दया आती थी उस पर। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि प्रकाश के भाई से मेरा कोई संबंध हो भी सकता है। फिर मेरी सोच के अपने दायरे भी थे, अपने मूल्य थे और थी मेरी अपनी परिभाषा। मैं अतीत को झटक कर एक नए संकल्प के साथ जीने के लिए उद्यत और उत्सुक थी, और शादी के इस बंधन को सभी विरोधों के बावजूद अपने इर्द गिर्द घेरे रखना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने गिर्द खुद ही परतें घेर ली थी, प्रकाश के प्रेम, विश्वास और आदर की। मैंने तोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसलिए ऐसे वैसे विचार को भटकने ही नहीं देती थी मैं अपने मन में। हाँ, प्रकाश के शक ने कड़वाहट जरूर भर दी थी और परतों में छिद्र भी कर दिया था। शादी से पहले जोर जबरदस्ती या फूसला कर जो मास्टर जो कुछ भी उसने किया उसे मैंने कभी स्वीकारा नहीं था। ताया के बेटे का प्रयास भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। नतीजतक कि सब अच्छे बुरे सामंती मूल्य पाल रखे थे मैंने भी दिमाग में। इसलिए मेरी नज़र में विश्वासघात सबसे जघन्य अपराध था। मेरी मान्यता थी कि किसी से प्रेम करने के लिए कोई आकर्षण या कोई समानता तो होनी चाहिए। प्रेमी का कोई अस्तर भी तो होना चाहिए जो प्यार करने वाला हो और मेरे अनुरूप हो। इसे मैं जरूरी मानती थी। यानी वह मेरे आकर्षण का केंद्र बनने के लायक या स्तर का तो जरूर हो। यशपाल तो मुझे बच्चे जैसा नजर आता। मेरे सामने उसका व्यक्तित्व का कोई अंश ऐसा नहीं था जो मेरे अनुरूप या समकक्ष हो। उसमें आकर्षण का भी कोई बिंदु भी नजर नहीं आता था। किसी का पुरुष होना ही तो आकर्षण का कारण नहीं हो सकता। वह स्थिति तभी संभव होगी जब किसी स्त्री को वर्षों एकांतवास की सजा मिली हो और वर्षों बाद उसे कोई एकमात्र पुरुष उपलब्ध करवाया गया हो। शायद तभी स्त्री उसमें आकर्षण का बिंदु खोजेगी। उसका पुरुष होना काफी नहीं होगा। सेक्स की बात होती तो मास्टर से निजात पाने के लिए मैं क्यों छटपटाती? मुझे तो प्यार चाहिए था, और चाहिए था विश्वास और अथाह आदर। मैं फूट फूट कर रोई थी उस दिन। प्रकाश का मन भी हौसला हो गया था। वो भी रोया था, फिर दोनों लिपट कर एक साथ भी रोए थे।
शायद अपने-अपने कहे पर दोनों को पश्चाताप भी हो रहा था, ग्लानि भी। उस रात हम दोनों लंबे अंतराल के बाद मिल पाए थे। कई दिनों बाद प्रकाश अपने प्रयास में सफल हुआ था। शायद उसकी हीन ग्रंथि मेरे आँसुओं में धुल गई थी। मैं अतृप्त रहकर भी संतुष्ट थी। प्रकाश का जगता हुआ आत्मविश्वास मुझे बहुत सुखद लग रहा था। मैंने ऐसा जताया कि जैसे मैं अंतिम बिंदु पर पहुँच गई हूँ। मैं प्रकाश में एक विश्वास भरना चाह रही थी, जिसे शंका और ईर्ष्या के कारण वो खो चुका था, या फिर इस यौन कमजोरी के कारण उसमें शंका और ईर्ष्या ने जन्म ले लिया था। मैं अपनी तृप्ति का प्रदर्शन कर उसकी कमजोरी खत्म कर देना चाह रही थी। प्रकाश के आत्मसम्मान और आत्मसम्मान को बल देने के लिए मैं अतृप्त रहकर भी तृप्ति का अभिनय करती रही। आने वाले दिनों में ये अभिनय मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मैं भी बच्चे में इतनी मगन थी कि ना कपड़े बदलने की फुर्सत और ना ही सजने संवरने की। प्रकाश मेरे इस रूप से खुश रहने लगा। वफादारी की कसम टूटी। सन 1951। प्रकाश असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बनने से पहले श्रम मंत्रालय में लेबर इंस्पेक्टर था। वह मंत्रालय में लोअर डिविजनल क्लर्क पद पर नियुक्त हुआ था और तरक्की करके इंस्पेक्टर के पद पर पहुंच गया था। उसने सरकार को अपनी प्रतिनियुक्ति वापस कर उसे पुनः श्रम विभाग में भेजने के लिए आवेदन भेजा। उसे लेबर इंस्पेक्टर के पद पर भुसावल भेजा गया। पहले उसे वहां घर खोजना था और तब मुझे आकर ले जाना था। इसलिए सारे सामान के साथ मैं पापा जी के पास पटियाला उनके मिलिट्री अस्पताल वाली कोठी में आ गई थी। तो वहाँ पे जो है जब ये अपने पिताजी के यहाँ आ गई, तो पापा जी उस समय तक लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। पटियाला में उन दिनों बलजीत नामक फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले नृत्य गुरु आया हुए थे। अब बलजीत ने सुना था कि मैं नृत्य में बहुत रुचि लेती हूँ, वो मुझे मिलने आए। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वो मुझे नृत्य सिखाएँ और पटियाला में नृत्य नाटिकाओं का एक शो करें। मैं उसे सहयोग दूँगी और अपने बैले नृत्य भी करूँगी। मैं उनसे नृत्य सीखने जाने लगी। वह सांवला था लेकिन नैन-नक्श का बहुत सुंदर सिल्क का श्वेत या धागी रंग का कुर्ता और धोती पहनने वाला वह युवा गुरु पूरे शहर का आकर्षण का बिंदु बन गया। उन दिनों अशोक कुमार फिल्मों में धोती पहनकर ही नायक की भूमिका अदा करते थे। ये पहनावा कोमलता और नजाकत के साथ साथ प्रगति व विद्रोह का प्रतीक बन गया था। पगड़ी, अचकन और चूड़ीदार पजामा पहनने वाले पटियाला रियासत के ऊंचे लंबे तगड़े मर्दों के बीच बंगाली धोती कुर्ता और कंधे पर गमछा, मंगोल नाकनक्स वाला वह युवक एक अलग ही नजारा पेश करता। महाराज भूपेंद्र सिंह की पटरानी बंगाल की ही थी। काली मंदिर में बंगाली तांत्रिक नियुक्त था। कई बंगाली परिवार परिवार पटियाला में महाराजा का संरक्षण पाकर आकृष्ट थे। विक्टोरिया कॉलेज की प्रिंसिपल भी बंगाली ही थी। लड़कियां फिल्म में जाने के लिए नृत्य गुरु से मिलने आती थी। वो मुझे स्वयं मिलने आया और शो करने के मेरे प्रस्ताव पर सहमत हुआ। इससे मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करने लगी। उसके प्रति मेरा आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। मैं उसके घर नृत्य सीखने भी जाने लगी थी। उसने एक फ्लैट ले रखा था जहाँ वो अकेला रहता था। उसके घर की सजावट सामंती पर कलात्मक थी। वो उसकी इस कलात्मक बोध पर मुक्त थी। नाना के घर की राजसी सजावट जिसमें मुझे प्रवेश की मनाही थी, से मुझे ये सजावट उच्च स्तरीय लगा। शो की तिथियां नजदीक आने लगी थी। मेरे नृत्य नाटिका का रिहर्सल जोरों पर था और बलजीत के प्रति मेरा लगाव आकर्षण से भी ज्यादा बढ़ चुका था। वह आसक्ति की हदें छूने लगा था। शो बहुत कामयाब हुआ, काफी सराहना मिली। मैं चर्चा का विषय बन गई। एक दिन बलजीत मुझे स्टूडियो ले गया और उसने कई अंदाजों में मेरी फोटो खिंचवाई। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, फिल्म में तुम्हें हीरोइन बनाने के लिए हर कोण से फोटोग्राफी की जरूरत है। मैं चौंकी। क्या मैं इतनी सुंदर हूँ जो फ़िल्म की नायिका बनूँगी? 2 दिन बाद हम धुली हुई फ़ोटो लेने गए। मैं स्वयं अपनी फ़ोटो देखकर विस्मित। क्या मैं इतनी सुंदर हूँ या फ़ोटो के एंगल के कारण सुंदर लगती हूँ? बलजीत मेरे मन की बात भाप गया। तुम्हारी शक्ल गीता बाली से मिलती है, उसने कहा। मुझे गीता बाली बहुत प्रिय थी। देखो तुम कितनी सुंदर हो, तहलका मच जाएगा जब तुम हीरोइन बनकर आओगी। मैं एकाएक सातवें आसमान पर चढ़ बैठी और बलजीत को एकटक देखती रह गई। पता नहीं कैसे दो एकटक मिलती नजरें एक प्रगाढ़ आलिंगन में बदल गई और फिर तो हर रोज मैं उससे मिलने लगी। घर में सवाल उठा, अब शो खत्म हो गया तो रोज जाने का मतलब? कोई ना कोई बहाना खोजकर मैं जाती रही। मुझे उससे मिले बिना चैन ही नहीं पड़ता। इस आसक्ति को हमने नाम दिया प्रेम। प्रेम के प्रदर्शन के लिए चाहिए देह। देह का मिलन शुरू हो गया। प्रकाश के प्रति वफादारी का संकल्प टूट चुका था और इस वदखिलाफ़ी को मैं ये कहकर जस्टिफ़ाई करती मैं जितनी भी वफ़ादार हूँ, प्रकाश तो मुझ पर शक ही करेगा। फिर क्या ज़रूरत है इस निष्फल बेमतलब वफ़ादारी की? जब वफ़ादार होने पर ही शक की नज़र से देखा जाता है, फिर शक को ही सच होने दो, क्या हर्ज है? एक दिन बलचीन ने कहा कि उसे मुंबई जाना है, वहाँ जाने के बाद वो किसी प्रोड्यूसर से बात करेगा, उसके बाद मुझे सूचित करेगा, खुद आकर मुझे मिल ले जाएगा। मैं लोगों की बातों पर विश्वास कर लेती हूँ जब तक झूठ साबित ना हो जाए। वह विदा हो गया। मेरे अंदर विरह का एहसास जगा। फिर पता लगा कि मेरे पेट में कुछ पलने लगा है। टूटू तब तक लगभग 2 साल का हो चुका था। मैं दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी। मैंने एबॉर्शन करवा लिया। काफ़ी ब्लीडिंग हुई। मेरा चेहरा काला पड़ गया। उसने मुझे अपना पता दिया था। मैंने उसे पते पर कई पत्र लिखे, पर कोई जवाब नहीं आया। आखिर एक दिन वो अचानक आ पहुँचा। मैं खबर मिलते ही उससे मिलने गई कि ये क्या?
वो बोल उठा। मुझे देखते ही उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। मैं काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, चेहरे पर झाइयाँ पड़ गई थी और चमक गायब हो गई थी। उस दिन हम दोनों काफ़ी लंबे समय तक एक साथ बैठे रहे। उसने बम्बई जाने की कोई बात नहीं छेड़ी। हार कर मैंने ही पूछा, बम्बई कब चलना है? इस रूप में कैसे तुम्हें बम्बई ले जाऊँ? ये तो वक्ती हालात है, समय पाकर ठीक हो जाएंगी। मैं चाह कर भी ये नहीं कह पाई। मैंने इतना ही कहा, खैर छोड़ो, मैं भुसावल जा रही हूँ प्रकाश के पास। हो सका तो वहाँ से मुंबई पहुँचूंगी तुम्हें मिलने। उसने कोई रुचि नहीं दिखाई। ठीक है, ठीक है। तब तब तक तुम ठीक हो जाओगी, ज़रूर आना, उसने औपचारिकता से कहा। उसने कोई पहल नहीं की, ना ही उसकी आंखों में मेरे प्रति कोई इच्छा या भाव नजर आया। मैं अपनी उपेक्षा से बहुत डरती हूँ। बेशतर इसके कि इसका आचरण मुझे उपेक्षापूर्ण लगे। मैं उठ गई ताकि मुझे उपेक्षा का सामना ना करना पड़े। तो ठीक है, चलती हूँ मैं। हाँ, मुझे भी किसी से मिलने जाना है, शायद कुछ दिन लग जाए, लौटने पर खबर दूंगा। और उसकी कोई खबर नहीं आई। मैं जानबूझकर खबर ना आने के सत्य को अस्वीकार कर रही थी और अपने में एक उम्मीद की रेखा को कायम रखना चाहती थी। शायद कहीं ये रेखा प्यार की आकृति में बदल जाए। तब तक मैंने चेहरे विहीन प्यार के रिश्ते को भुला दिया था और चेहरा मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गया था। मैंने बलजीत के चेहरे को उम्मीद के साथ जोड़े रखा। इस बीच प्रकाश ने लिखा कि घर का बंदोबस्त हो गया और वो मुझे लेने आ रहा है। वो आया और हम भुसावल के लिए चल दिए। साथ में बीबी जी ने 2-3 महीनों का राशन केवल आटा छोड़कर पीपा डिब्बों में भर कर दे दिया। मुझे भुसावल जाने में इसलिए खुशी हो रही थी कि बलजीत मुंबई में और भुसावल मुंबई के नज़दीक है। भुसावल से बम्बई जाकर मैं उसे मिल पाऊंगी। मैंने प्रकाश को बताया कि मेरा नृत्य गुरु मुंबई में रहता है और वो हम उससे मिलने चलेंगे। उसे ये मालूम था कि मैं नृत्य सीखती थी, लेकिन फ़िल्म की बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। ब्यूटी पार्लर सन 1951। भुसावल जाकर मैंने गृहिणी की ज़िंदगी शुरू कर दी थी। कावेरी के किनारे हमारा बड़े-बड़े कमरों वाला घर था। पुराने अंदाज में बना खूब खुला-सा द्वार, जिसके बाहर बैठकर हम कावेरी की उथल-पुथल मस्ती, पत्थरों से टकराते कभी पारदर्शी श्वेत पानी की लहरों को देख सकते। हमारा घर काफ़ी ऊंचाई पर था, इसलिए कावेरी घर तक नहीं पहुंच सकती थी जब तक प्रलय ना आता और हम लोग मनुष्य सरीखे ना गिर जाते। मैं कभी-कभी कल्पना करती कि अगर शिखर पर स्थित हमारे घर के चारों तरफ पानी गिर जाए, तो मैंने जयशंकर प्रसाद की कहानी पढ़ी थी और मनु के प्रलय में घिरे होने का पूरा दृश्य मेरी आंखों में था। प्रकाश उस दृश्य में कहीं नहीं था। मैं थी जो किसी भी सूरत में मनु नहीं हो सकती थी। मैं अतीत के जलप्लावन में डूबकर किसी ऐसी नायिका की खोज करने लगती जो कभी ऐसी स्थिति में घिरी हो और उसने प्रलय को मार किया हो। मैं बड़ी निराश होती जब मुझे ऐसी किसी स्त्री का कोई भी किस्सा ना तो शास्त्रों और ना ही साहित्य में मिलता। एक अधूरे प्रयास का छोर मिला था चिनाब के पानी से जूझती सोनी का, पर वह तो धार से जूझी थी और मझधार में ही डूब गई थी। प्रलय नहीं, नदी की धार थी वह। हाँ, प्रलय से भी बड़ा था उसका प्रेम, जो मृत्यु से भी नहीं डरा था। मनु के पास प्रलय से पार पाने के लिए प्रेम नहीं था, जिंदगी बचाने की इच्छा शक्ति थी या विवेक। मनु डूबना नहीं जानता था, वह डूबा भले सकता था, खासकर स्त्री को, भले वह उसे प्यार ही क्यों ना करता हो। वह बस खुद जीना जानता था, भले दूसरों की कीमत पर ही क्यों ना। कभी कभी मैं ये कहकर हंस देती तो क्या हुआ, मैं ही तो हूँ वो स्त्री जो प्रलय को पछाड़ने की मनु से बेहतर योजना बना सकती हूँ। और मुझे लगता है कि शायद सारे संसार की औरतें मुझ में समा गई हैं, या मैं उन औरतों की बड़ी जामा से एकाकार हो गई हूँ जो लहरों को अपनी मुट्ठियों से ठेल रही हैं। उन्होंने पानी पर चलने की क्षमता भी हासिल कर ली है। पीछे मन महसूस कर खड़ा है मनु। मुझे कभी उस मनु का चेहरा प्रकाश जैसा लगता है और कभी बलराम जैसा। संभवतः मेरे अंतर्मन में मेरे भविष्य के सपनों की रूपरेखा तैयार हो रही थी। आकार लेने से पहले जैसे गर्म में से तरल होता है, वैसे ही शायद रूप लेने के क्रम में नेतृत्व की आकांक्षा जुट रही थी। भुसावल में मुझे गुर्दे का दर्द उठा और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। असहनीय दर्द था। पापा जी को तार भेज दिया गया। तीसरे दिन पापा जी और बीवी जी दोनों भुसावल पहुंच गए। वे अस्पताल से मुझे घर ले आए। मैं और भी कमजोर हो गई। इस बीच प्रकाश के साथ विवादों ने बातों के बजाय मारपीट का रूप ले लिया था। अभी मारपीट एक तरफा नहीं रही थी, बल्कि दो तरफा। यानी अब मैंने भी पलट कर मारना शुरू कर दिया था। मेरा बस न चलता तो मैं उसे दांतों से काट लेती थी। प्रकाश के हाथ पर कई दिनों तक पट्टी बंधी रहती, हर रोज रात में। पता नहीं क्यों हम दिन की लड़ाई भूल जाते और हमारे पुणे संबंध फिर कायम हो जाते हैं। ऐसी ही एक मारपीट के बाद मुझे गुर्दे का दर्द हुआ। मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पापा जी बीवी जी के आने के बाद प्रकाश को लग रहा था कि शायद मैं उनसे मारपीट की शिकायत करूंगी, लेकिन उल्टा मैंने उसे अकेले में बुलाकर कहा, देखो तुम्हारी और मेरी लड़ाई आपसी है। शादी के वक्त ना मैंने अपने माँ बाप की मानी थी और न तुमने, इसलिए बेहतर होगा कि हम अपने झगड़े निपटाए। न तुम अपने माँ बाप से शिकायत करोगे न मैं। प्रकाश ने उस समय तो हाँ कर दी, लेकिन बातों ही बातों में उसने बीबी जी को सारी बात बता दी। वह जानता था कि बीबी जी उसका साथ देंगी, क्योंकि वो परंपरावादी पतिवादी सोच का कायल है और पत्नी द्वारा पति को मारने की बात उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन प्रकाश यह भी जानता था कि पापा जी उस शिकायत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उल्टे उसे ही डांटेंगे। खैर बीबी जी मुझे अप्रोक्ष रूप से समझाती बुझाती रही। ठीक है, अब जिंदगी तो तुम्हें
इसी के साथ गुजारनी है ना, पापा जी ने कहा। हम रमना को अपने साथ ले चलते हैं, जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। मैं पटियाला आ गई, कुछ दिन बाद स्वस्थ होकर लौट आई। जब हमारी मारपीट होती तो टूटू अपनी ताकत के अनुसार मुझे छुड़ाने की कोशिश करता और अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से अपने पापा पर वार करता। जब वो मार नहीं पाता तो जोर जोर से रोने लगता और तब मारपीट बंद हो जाती। मैं जब भुसावल लौट कर आई तो प्रकाश ने बताया कि उसे सरकारी काम से मुंबई जाना है। मेरा भी साथ जाने का प्रोग्राम बना। मैंने मन ही मन सोचा कि चलो मुंबई में बलजीत से भी मिल लेंगे। मैंने उसे चिट्ठी लिख दी। मुंबई जाकर मैंने पहला काम किया, कोलाबा के ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने बाल कटवाए और उन्हें घुघराले बनवाए। मुझे घुघराले बाल बहुत पसंद है। मेरी माँ और छोटी बहन के बाल घुघराले थे, पर मेरे बाल बिल्कुल सपाट थे, उनमें एक लहर भी नहीं पड़ती थी। बाल तो मैंने बनवाए और वह मुझ पर फबे भी बहुत, लेकिन बाल बनवाने की प्रक्रिया में मुझे पुरुषों के स्त्रियों के प्रति अजीब आचरण के दौर से गुजरना पड़ा। बाल तो मैंने बनवाया और वो मुझ पर फबे भी बहुत, लेकिन बाल बनवाने की प्रक्रिया में मुझे पुरुषों की स्त्रियों के प्रति अजीब आचरण के दौर से गुजरना पड़ा। उन दिनों ब्यूटी पार्लर के कर्मचारी पुरुष ही होते थे, जिन्हें क्वालिफाइड नाई कहा जाता था। वे औरतों को छू छा करने से बाज नहीं आते थे। बाल कटवाने के दौरान मुझे भी जगह बेजगह की उसने छू छा की। मैंने कई बार उसके हाथों को धकेल कर दूर किया, पर वह ढीठ की तरह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। बाल बन गए और आईना दिखाते हुए उसने बम्बैया भाषा में कहा, बाल कटाने आई हो तो ये सब सहने की प्रैक्टिस भी करो। हीरोइन बनने को तो और भी बहुत कुछ सहना होगा। और वह जोर से हंसा। मैं तड़प सी गई। मैं सुंदर नहीं बन सकती थी क्या? मेरे मन में प्रश्न उठा। सजना संवरना क्या घर तक ही सीमित रहेगा? फिर सजाने की ये दुकानें क्यों? औरत कुछ भी करे उसे यौन से ही क्यों जोड़ दिया जाता है? काश मैं पुरुष होती। मैंने मन में एक इच्छा मचल उठी। पर पुरुष बनकर ही क्यों? मैं स्त्री रहकर भी इन्हें सबक क्यों नहीं सिखा सकती? मेरे मन ने प्रश्न दागा। स्त्री का हीरोइन बनना गलत क्यों है? गलत है तो पुरुष क्यों फिदा होते हैं उस पर? क्या मैं अपना व्यक्तित्व पुरुष जैसा नहीं बना सकती? पुरुष जैसे व्यक्तित्व की यह कामना क्यों? तुम स्त्री का व्यक्तित्व बनाने की क्यों नहीं सोचती? उत्तर आया। ऐसे अनेक सवाल मुझे मत्ते रहे उस दिन। मेरे भीतर एक के बाद एक संशय जगते रहे। वे सवाल दागते रहे, उत्तर देते रहे। अगर मैं विरोध करती तो हो सकता है वह मेरे बाल इतने सुंदर ना बनाता। और मन का डर बोल उठा, क्यों नहीं बनाता? इसी काम का तो पैसा लेता है। फिर उसने क्यों हिम्मत की मुझ में ऐसी हरकत करने की? क्या मुझ में ही कोई कमी है कि लोग मुझे सेक्स की वस्तु समझ लें? मैंने क्यों नहीं उसे एक थप्पड़ जड़ दिया? क्या उसकी ऐसी अपमान भरी हरकतें झेलना मेरी मजबूरी थी, या अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने हेतु मैं अपमानित होकर भी पुरुष की कुत्सित अभिलाषा पूरी करने का हथियार स्वयं बना रही थी? मैंने सिर झटका और सोचना बंद कर दिया। जो भी हो, मैंने उसका हाथ तो हटा ही दिया था, भले पूरी तरह कामयाब नहीं हुई मैं। मैंने उसे अच्छा तो नहीं माना, ना मैं खुद को समझाने लगी। मुझे नाई के सब बार बार याद आते, हीरोइन बनने को तो और भी बहुत सहना होगा। खैर मैं वापस होटल आई। प्रकाश का फ़ोन आया कि उसे आने में देर हो जाएगी। मैं टैक्सी लेकर बलजीत के बताए पते पर उसे खोजने निकली। तो पता चला कि उस नाम का कोई नृत्य शिक्षक या फ़िल्म डायरेक्टर वहाँ नहीं रहता। मैंने चेहरा-मोहरा बताया तो लोगों ने कहा, "एक बंगाली बाबू तो आता जाता है यहाँ पर। वह तो एक्स्ट्रा का रोल करता है।" मैं निराश होकर लौटी। मेरे मन में बलजीत के प्रति एक वितृष्णा पैदा हुई। उसका वह सुंदर सांवला कृष्ण कन्हैया जैसा चेहरा किसी लंपट के चेहरे में बदलने लगा। कृष्ण? हाँ, हाँ। कहाँ कभी किसी से प्यार किया था कृष्ण ने? वह तो खेला करता था गोपिकाओं से। मैं कृष्ण को सुंदर मान बैठे। शायद दादी ने बताया था वह नटखट था। क्या नटखट को अधिकार होता है छलने का? ऐसे कई सवाल तरकी हथौड़ी लेकर मेरे मन में कृष्ण की मूरत को खंड खंड कर रहे थे। मैंने भारी भरकम पत्थर दे मारा मेरे मन में बसे कृष्ण की मूरत पर। मैंने क्यों उस पर विश्वास किया? बलजीत का चेहरा धड़ से अलग होता नजर आया और रह गया केवल शरीर। अब वो मास्टर के शरीर जैसा बनता जा रहा था, जिस पर सिर नहीं था। मेरी पुरुष घृणा में इजाफा हो गया। हम लोग वापस भुसावल लौटे, तब तक पापा जी का तबादला फरीदकोट हो गया था। मैंने बीए की पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया और आगे बढ़ने के लिए पापा जी के पास फरीदकोट चली गई। आंखों से झलकता प्यार। प्रकाश मुझे फरीदकोट छोड़ने आया। उसने बीवी जी से कहा, प्राइवेट पढ़ाई तो इसे मैं भुसावल में भी करा सकता हूँ। 1-2 महीना यहाँ रहकर वापस चली आए तो अच्छा होगा। उसने पापा जी को यही सुझाव दिया और मेरी आदतों की शिकायत की। पापा जी ने गुस्सा होते हुए कहा, ये बात तो मिस्टर गुप्ता तुम्हें शादी से पहले सोचनी चाहिए थी, इसलिए अपना फैसला तुम दोनों मिलकर करो। तुमने शादी से पहले हमसे कोई राय नहीं ली थी। आइंदा मेरी बेटी की शिकायत मुझसे मत करना। प्रकाश चढ़ गया। बीवी जी उसके समर्थन में खड़ी हो गई। दामाद से कभी ऐसी बात करते हैं? बेटी को समझाने के बजाय उल्टे उसी को डांट रहे हो। रमना को बेद के पास वापस भेज देना चाहिए। बीबी जी प्रकाश को उसके पहले नाम यानी बेद से ही पुकारती थी। मैं नहीं जाऊंगी जब तक बीए पास ना कर लूं, मैंने कहा। बीए की परीक्षा में मेरे 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गए थे, इसलिए केवल 2 ही विषयों की परीक्षा देनी थी और वह भी उसी वर्ष देनी थी। नहीं तो पुनः पूरे विषय की परीक्षा देनी पड़ती। नहीं, ये नहीं रहेगी और पढ़ेगी।
ये बीए कर ले तब सोचेंगे। पापा जी ने अपना फैसला सुना दिया। प्रकाश लौट गया। मेरे लिए एक ट्यूटर रख दिया गया जो फरीदकोट के कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। दुबला पतला, दिखने में बहुत कमसिन नाटा लेकिन विद्वान। मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। घुघराले बालों वाली बाल कटी लड़की फरीदकोट जैसे छोटे शहर के लिए नई बात और चर्चा का विषय थी। पापा जी सिविल सर्जन हो गए थे। फरीदकोट पेप्सू का एक राज बन चुका था। पुराने नियमों के अनुसार रियासतों में डॉक्टर मिलिट्री से सिविल और सिविल से मिलिट्री में स्थानांतरित होते रहते। फरीदकोट के महाराजा के पास 2 हेलीकॉप्टर थे। वह भारत में रियासतों के विलयन का विरोधी था। उसने नेहरू जी का भी विरोध किया था। बड़ी मुश्किल से महारानी साहिबा ने रियासत के विलयन के लिए महाराजा साहब को मनाया था। महाराजा फरीदकोट ने संतरों और माल्टों के बड़े बड़े बागान और फार्म हाउस अपने निजी संपत्ति के रूप में बना रखे थे, जिनका मुआयना वह अपने हेलीकॉप्टर से करता था। उसका महल भी बरकरार था, जिसमें वो महारानी और रानी माँ के साथ रहता था। फरीदकोट में अफसरों के क्लब में ऑफिसर शाम को ताश या टेनिस खेलते और शराब पीते। पुरुष ब्रिज खेलते थे तो उनकी पत्नियां रमी। दाव भी लगता था, पर जुआ बाजू की तरह नहीं। सब खेल के स्पिरिट में होता था। पापा जी क्लब जाते थे और उनके साथ बीबी जी भी। एक दिन मैं भी उनके साथ गई तो क्लब में सनसनी फैल गई। महाराजा तक मेरी चर्चा पहुंची। उन दिनों भाभी भी वहां आई थी। मेरे बड़े भैया उन दिनों पत्रकारिता करते थे। पहले वे स्टेटमैन में लिख रहे थे, फिर वे लिंक और पैट्रियट में उपसंपादक बन गए। बाद में वो ट्रिब्यून में भी सह संपादक रहे। वो कम्युनिस्ट राजनीति में थे। रियासतों के नेता उनसे राय मशविरा लिया करते थे। वे दिल्ली में रहने लगे। दिल्ली में उनकी बहुत सहेलियां थीं। उन दिनों बड़े घरों की सुंदर लड़कियां रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने लगी थी। मध्यम वर्ग की लड़कियों ने स्टेनो टाइपिस्ट और शिक्षिका की नौकरी के लिए घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। यहाँ वे खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। स्कूल में वे निश्चिंत होकर पढ़ाती भी थी और स्वेटर भी बुनती रहती थी। वे पति और परिवार की सेवा के लिए समय पर अपने घर भी पहुंच जाती थी। लड़कियां टेलीफोन ऑपरेटर भी बनने लगी थी, और वे बहुत ही कम थी। उन दिनों नौकरी करने वाली लड़कियों को बहुत ही हेय दृश्य देखा जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद रिफ्यूजी परिवारों के लिए लड़कियों को नौकरी पर भेजना उनकी ज़रूरत और मजबूरी दोनों थी। भले नौकरी करना हेय माना जाता था, पर उनका रुतबा और कमाई का पैसा परिवार में उनकी इज्जत में इजाफा करा था। कुछ महिलाएं अफसर भी बन रही थी, कुछ इंश्योरेंस कंपनियों में एजेंट भी रही थी, जहाँ भारी भरकम रकम का इंश्योरेंस हासिल करने के लिए उनका दैहिक इस्तेमाल भी होता। मेरे बड़े भाई का प्रेम संबंध एक रिसेप्शनिस्ट से हो गया। एक दिन भैया ने भाभी के सारे गहने बेच डाले। 2-3 दिन वे लड़की के साथ गायब रहे और लगभग 1 लाख रुपए जो उन्हें गहने बेचने से मिला था लौटाकर घर लौटे। भाभी को सब सच सच बता भी दिया। गहनों की बिक्री का भाभी को बहुत मलाल हुआ। भैया के उस लड़की से रिश्तों पर शायद उन्हें उतना मलाल नहीं था। वे रूठ कर बच्चों समेत पापा जी के पास फरीदकोट आ गई। वे अपने ससुराल को ही अपना मायका मानती थी, चूंकि मायके में माँ बाप थे नहीं, बस बहन ही थी। रोहतक के एडीएम श्री आहूजा मेरी शादी में गवाह थे। उनका छोटा भाई भी हमारे परिवार का मित्र बन गया था। वह भाभी से मिलने पहले पटियाला और फिर फरीदकोट भी आने लगा। वो बहुत जोर से ठहाका लगाकर हंसता था और एकमुश्त हंसी। वो बियर पीता था। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मैं कह नहीं सकती थी कि वह फरीदकोट भाभी से मिलने आता था या भाभी के बहाने मुझसे। वो मेरे बहुत निकट होता जा रहा था। मेरे साथ उसकी निकटता गहरी दोस्ती में बदल गई। हमारा मिलन महीने 2 महीने में ही हो पाता था। कुछ दिनों बाद तो हफ्ते तक हमारे घर आकर रहने लगा। जितना प्यार उसने मुझे दिया उतना प्यार आज तक वीरेंद्र को छोड़कर कोई नहीं दिया। वीरेंद्र का किस्सा मैं बाद में बताऊंगी। मेरे अंग प्रत्यंग को जितना आहूजा जानता था, शायद मैं भी नहीं जानती थी। मैं प्रकृति थी तो वह पुरुष था। वो मुझे हाथों में ऐसे उठा लेता था जैसे मैं कोई गुड़िया हूँ। वो मेरे एक एक अंग की व्याख्या करता, एक एक अंग का एहसास मुझे कराता। उसकी तेज सांस मुझे छूटी और मेरी सांसें पी जाती। कितने जोर से हंसता था वह प्यार करते हुए। वो मुझे थपथपा कर हंस पड़ता था, एक मुक्त हंस। मुझे लगता जैसे हम दोनों गुफाओं में लेटे हैं और उसकी हंसी चट्टानों से टकरा टकरा कर प्रतिध्वनि बनकर गूंज रही है और लौट कर हमारे इर्द गिर्द लिपट जाती। वो लगातार प्यार करता रहता, रात रात भर। वह कभी जल्दी भी नहीं होता था। उसके साथ न जाने कितनी कितनी बार मैं गगन के अंतिम छोर छू जाती। जब मुझे अपनी भुजाओं में समेट लेता तो लगता कि दिशाओं ने मुझे घेर लिया है और क्षितिज झुकता चला जा रहा है। जब रात में वह सो जाता तो शायद रात ही सो जाती और मैं उसके चेहरे की हंसी पीती रहती, संतोष बटोरती रहती। ऐसे ही रात बीत जाती। जब हम घर में मिलते तब मैं सवेरे ही उठकर उसके कमरे से बाहर आ जाती। जब हम बाहर मिलते तो वह सवेरे ही लौट जाता। बाहर उसकी जीप के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनकर मैं जान लेती कि वह लौट गया है। घर में होने पर मैं सवेरे ही उसे चाय देने जाती, तब वो जान पाता कि भोर हो गई है। आहूजा ने जो प्यार मुझे दिया वर्षों तक वो मुझे नहीं मिला। मैं अधूरी सी हो गई थी। वो मुझे प्रकाश के पास लौट जाने की सलाह देता और जब औरों के साथ प्रेम प्रसंग के मेरे किस्से सुनता तो मुझसे झगड़ता नहीं था, लेकिन वह जरूर कहता था लौट जाओ तुम प्रकाश के पास, हमारे रिश्ते अस्थायी नहीं हो सकते। मैंने 1-2 बार उससे पूछा भी कि अगर मैं तलाक दे दूँ तो क्या वो मुझसे शादी करेगा। उसने एक सच्चे दोस्त की तरह मुझसे साफ कहा था, नहीं नहीं रम्मो, मैं तुमसे दोस्ती रख सकता हूँ, रोमांस कर सकता हूँ, शादी नहीं कर सकता। शादी के बाद न प्यार रहेगा न रोमांस, बस कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। अभी तो मैं मुक्त हूँ और तुम भी।
चोरी चोरी के प्यार में जो सुख है या जो आज़ादी का एहसास है, शादी के बाद वो नहीं रहेगा। ना ही मैं और ना ही तुम प्यार करने को आज़ाद रहोगी। शादी का बंधन ही चुरा लेगा हमारा प्यार। अभी तो हम चुराते हैं ना प्यार के क्षण, फिर ये क्षण ही नहीं रहेंगे। तुम्हारे पास तो एक बंधन, उसी के बांधे रहो। मैं अभी आज़ाद हूँ, शायद कभी शादी ना करूँ, पर चोरी के आज़ाद क्षण तो मैं तुमसे ज़रूर छीनता रहूँगा। मुझे उसका तर्क बहुत भाया। तभी मेरे मन में वफादारी व विश्वासघात की परिभाषा बदल गई। क्या कभी निभाने के नाम पर या वायदे को निभाने के लिए जबरन प्यार किया जा सकता है? मैं खुद से सवाल करती, प्यार तो बस होता है। प्यार निभाना, प्यार करना, इन दोनों का अंतर जितना मेरी समझ में आता, उतना ही अंतर विराट होता जाता। प्यार तो बस हो जाता है। प्यार निभाने में दायित्व का पुट शामिल हो तो वह शुद्ध प्यार कैसा होगा? जो केवल निभाया जाए, वह भला निखलित प्यार कैसे हो सकता है? समाज का बंधन भले ही वो, क्या फ़ायदा ऐसी वफादारी का जो गुलाम बना दे, जिसमें हम प्यार करने को मुक्त ना हो। खूंटे से बंधकर हम बैल की तरह स्वामी भक्त हो सकते, पर मनुष्य की तरह प्यार नहीं कर सकते। यदि बंधन को तोड़कर किसी से प्यार करने का अर्थ बंधन के प्रति विश्वासघात ही समझा जाना है, तो फिर क्यों बंधा जाए बंधन में? अगर मैं बंधूँ ही नहीं तो विश्वासघात भी नहीं होगा। मैं मन ही मन तर्क करती। मुझे लगने लगा था कि जबरन प्रेम का नाटक, चाहे वो पति से हो या प्रेमी से, सबसे बड़ा विश्वासघात है प्रेम। जब भी उपजे, जिसके लिए भी उपजे, उससे प्यार कर लेना प्यार के प्रति ईमानदार कोशिश है। वे क्षण मुझे ज़्यादा अच्छे और तर्कसंगत लगते, जिन्हें मैं मुक्त होकर जीऊँ और निभाऊँ, बजाय उन क्षणों की जिन्हें मैं मात्र इसलिए जीऊँ या निभाऊँ कि कहीं मैं बेवफा या विश्वासघाती ना कहलाऊँ। मैं नहीं जानती क्यों ऐसा हुआ। जब एक ही समय में मुझे एक से ज़्यादा लोगों के साथ प्यार का एहसास होने लगा, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि जितने भी क्षण, पल, दिन या महीने मैंने जिसके साथ गुजारे, वे पूरी तरह उसी के साथ जिए और गुजारे। तब दूसरे या किसी और का ध्यान मुझे आया ही नहीं। जब कोई दूसरा मेरे नज़दीक आता तो मेरा समय उसी के लिए होता। बहुत से दायरे या मामले हैं जहाँ दायित्वबोध, वफादारी, विश्वास या विश्वासघात बहुत महत्व रखते हैं, पर प्रेम में निजी नियम या बंधन का कोई स्कोप नहीं होता। बहुत वर्षों बाद जब हम मुंबई में थे, तो मेरी पुरानी सहेली सील की बहन मिली। वो शादी करके मुंबई के बांद्रा में रहने लगी थी। उसी बिंदु पर मेरी उससे काफ़ी लंबी बहस हुआ करती। वो भी प्रेम को मुक्त भोगने के पक्ष में थी। उस समय भी मुझ में वफादारी शब्द के लिए कुछ मोह बाकी था, और बाकी भी कुछ ग्रंथियाँ, और वही सबसे मुक्त थी। मुझे आश्चर्य हुआ पर अच्छा लगा। आहूजा का आना-जाना चल ही रहा था। प्रोफ़ेसर वाजपेयी मुझे पढ़ाने आते थे। उनसे मेरी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। पढ़ाने के बाद भी वे मेरे साथ घंटों बैठे रहते। कई बार बातचीत पढ़ाई से हटकर दूसरे विषय पर होती। गाए-बगाए वे किसी न किसी बात में मेरी प्रशंसा करते थे, लेकिन मेरे लिए उनकी आँखों से प्रशंसा के साथ कुछ और भी झरने लगा। शायद उस मुग्धता कह सकते हैं उसको। उस मुग्धता ने मुझे भी सराबोर कर दिया। पता नहीं मैं डूबती चली गई या प्रोफ़ेसर वाजपेयी। पर एक दिन हमने खुद को एक-दूसरे में डूबे हुए पाया। वे मेरी ओर एकटक देखते रहे। मैं थोड़ा झेपी भी। मैंने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली। पता नहीं क्यों बार-बार मेरी नज़रें वापस आकर उनकी ही आँखों में झाँकने लगी। मुझे आँखों से हमेशा प्यार रहा, और उनमें अगर मेरे लिए प्रशंसा व स्नेह भरा हो, तो मुझे और भी आकर्षित करती है। कोई व्यक्ति सुंदर हो या नहीं, यदि उसकी आँखों में प्यार और सौंदर्य को पहचानने की शक्ति, तो मुझे उनमें केवल अर्जुन के बाण की तरह आँखों की पुतली से झाँकता प्रेम ही नज़र आता, बाकी सब गौण। ऐसे ही पढ़ते-पढ़ाते हम नज़दीक होते गए। ड्राइंग रूम में वो मुझे पढ़ाते थे, जो प्रायः खाली ही रहता था। मुझे याद तो नहीं है कि पहले किसने बाहें फैलाई या किसके साथ क्या हुआ। और आलिंगन ज़रूर याद है जिसमें हम बंधे थे, और फिर एकटक देखना और सहलाना, और आगे अंतिम क्षणों पर पहुँच जाना। अंतिम क्षण तक पहुँचना या ना पहुँचना मेरे लिए हमेशा गौर रहा, पर अंतिम क्षण तक पहुँचने के लिए अपनाई गई स्पर्श की वो प्रक्रिया ज़्यादा सुखद लगती, क्योंकि उसमें एक ललक बाकी रह जाती। तृप्ति शायद रिश्तों को समाप्त करती है और अतृप्ति उन्हें जिंदा रखती है। जब तक हम फरीदकोट में रहे, आहूजा के साथ रिश्ता गहराता गया और प्रोफ़ेसर वाजपेयी के प्यार की पींगें चढ़ने लगी। आहूजा भी आता रहा और प्रोफ़ेसर वाजपेयी भी पढ़ाते रहे। पटियाला में हमारे घर आने वाली मेहतरानी ईसाई बन चुकी थी। उनका बेटा रामाश्री मैट्रिक पास कर चुका था। शादी के बाद जब मैं पटियाला जाकर रहती तो वह टूटू को खिलाने ले जाता और मेरे छोटे-मोटे काम कर देता। वह मेतरानी का बेटा था, पर उससे छूट-छाट करने की मैं किसी को इजाज़त नहीं देती थी। उसके मन में मेरे प्रति एक आस्था पैदा हो चुकी थी। एक दिन वो अचानक घर आ गया और पापा जी से पूछा, "सुना दीदी घर आ गई हैं, इसलिए मैं आया हूँ। मुझे घर में कोई काम दीजिए, मैं करूँगा।" दीदी के प्रोत्साहन से ही तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। पापा जी ने उसे घर में रहने की इजाज़त दे दी। उन दिनों घर का रसोइया छुट्टी चला गया था, तो वह खाना बनाने में बीवी जी की मदद करने लगा और किताबें लाकर पढ़ने भी लगा। वह आईए की परीक्षा देना चाहता था, मुझे भी आकर पढ़ लेता, घर के काम भी करता और टूटू की देखभाल भी कर लेता था। महाराजा का बुलावा। एक दिन पापा जी ने आकर बताया कि महाराजा साहब के यहाँ से संदेशा आया है कि महारानी साहिबा रमना से मिलना चाहती है। बीबी जी ने पूछा, क्यों? वे बोले, पता नहीं क्यों, यही संदेश लाया कि वो मुंबई वाली बेटी से मिलना चाहती हैं। भुसावल चूंकि मुंबई के नज़दीक था, तो लोग मुझे मुंबई वाली बेटी कहते थे। बीबी जी ने कहा, अपनी भाभी को साथ लेकर मिलाएगी। मुझे लगा कि भाभी को मेरा पहरेदार बनाकर भेजा जा रहा है। मैं मन ही मन हंसी। मेरा रिश्ता किसी से ना हो
तो भी मेरी पहरेदारी भाभी दूसरों की मुझसे ही मेरी दूसरों से प्रशंसा का रिश्ता ज़रूर कायम करवा देंगी। उन्हीं को मेरा पहरेदार बनाकर भेजा जा रहा है। ख़ैर हम रानी माँ और महारानी से मिले। रानी माँ से काफ़ी देर तक बातें होती रही। मेरे कटे हुए घुराले बनाए गए बालों की बाबत भी उन्होंने पूछा और कमेंट भी किया, सुंदर लगती हूँ, मुझे अच्छा लगा। इसी बीच महाराजा आए, लंबे-चौड़े सांवले, कसकर पगड़ी बंधी हुई, सवेरी हुई दाढ़ी। माँ मैं इन्हें संतरों के बाग दिखा लाता हूँ, वे बोले। हेलीकॉप्टर में हम दोनों को बिठाकर उन्होंने ऊपर घुमाया, फिर बाग में उतारा और घुमाया। लौटते समय मैं राजा साहब की बगल वाली सीट पर बैठी थी, भाभी पीछे। मुझे महसूस हुआ कि मुझे कनखियों से देखते थे और पकड़े जाने पर नज़र घुमा लेते। वे खुद हेलीकॉप्टर चला रहे थे। हम लोग हेलीकॉप्टर से उतरकर कमरे में आए। भाभी को उन्होंने महारानी साहब के पास भेज दिया था, या शायद वे खुद ही चली गई। महाराजा ने मेरे हाथ दबाते हुए कहा, जब मर्जी हो चले आना, तुम्हें बाग में घूमने का मन हो तो कह देना, हम घुमा देंगे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और धीरे से अपना हाथ उनके हाथ से खींच लिया। महाराज साहब बड़ी शालीनता से ऐसे मुस्कुराए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और कहा, चलिए आपको पहुंचाने का इंतजाम करवा दें। उन्होंने अपनी गाड़ी से मैं घर भिजवा दिया। महाराजा के यहाँ जाने पर मैं गौरवान्वित हो रही थी, विशेषकर हेलीकॉप्टर में उनके साथ घूमकर। उनकी गाड़ी से घर आना मुझे गर्व से ज़्यादा दम से भरा लगा। मैं ये भी जानती थी कि मुझे बुलाने के पीछे उनकी मंशा विशुद्ध सामाजिक रिश्ता बनाने की नहीं, बल्कि मुझे यौन रिश्ता कायम करने की थी। घर लौटने पर भाभी ने ताना मारा, तुम पर दीवाने हो गए थे लगता है महाराजा। रहने दो भाभी, हर दीवाने से रिश्ता थोड़ी ही बनता है। दीवानगी से ज़्यादा उन्हें अपने राजा होने का एहसास है, जो वे थे पर अब नहीं है, मैंने भी ऐंठते हुए कहा। फिर एक दो बार बुलावा आया, मैं गई। हेलीकॉप्टर मैं भी घूमी, उन्हें बगल में भी बैठी। ये रिश्ता हाथ दबाने और आलिंगनों के कसाब बढ़ते जाने से आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि मैंने उन्हें एकांत में मिलने का अवसर ही नहीं दिया। शुरू में वो दोस्ती का हाथ था, फिर स्नेह से भर गया और बन गया प्रेम भरा हाथ। उस गंध से मुग्ध हो रहा था तन मन। वह मुग्धता का एहसास था या आसक्ति का, मैं नहीं कह सकती। मैंने उनकी दोस्ती का प्रतीक मानते हुए उनके हाथ को देर तक दबाते हुए कहा, आप अच्छे दोस्त हैं। उन्हीं दिनों चर्चा चली कि राजा साहब भारत छोड़कर किसी बाहरी मुल्क में ज़मीन खरीदकर फार्मिंग करने का इरादा रखते हैं और वहाँ मुक्त होकर जीना चाहते हैं। उन्हें भारत की राजनीति से कोफ्त हो रही थी। उन्हें राजा की पदवी छिन जाने का मलाल था। मैं बहुत राजनीति तो नहीं जानती, पर देशभक्त और गांधी भक्त ज़रूर थी। मैं ये भी जानती थी कि राजा साहब ने नेहरू का विरोध किया था। मैंने उनके साथ अपनी प्रकृति के अनुसार उलझना उचित नहीं समझा और चुप्पी साधे रही। बस कभी-कभी मेरा हाथ सहला देते या दबा देते, हँसते हुए बाहों में बाँध लेते और प्रत्युत्तर में मैं भी वैसा ही कर देती। शहर में ये बात फैल गई कि डॉक्टर साहब की बेटी के संबंध महाराजा साहब से हैं। भनक बीबी जी को भी लगी। वे बौखला उठी। कुछ दिनों बाद बुलावे बंद हो गए। मैं परीक्षा में व्यस्त। प्रोफेसर वाजपेयी के साथ भी रिश्ता गहरा गया। ऊर्जा के इंतजार में दिन गुजरते रहे। इसी बीच प्रकाश ने लिखा कि उसका स्थानांतरण अजमेर हो गया है। चूँकि अजमेर में उसे कोई अस्थायी घर नहीं मिला था, इसलिए वहाँ मेरे जाने का सवाल ही नहीं उठता। एक बार मैं उसके साथ अजमेर, पुष्कर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर घूम आई थी। एक दिन घर में वंडर उठा, भाभी या बीबी जी का कोई गहना चोरी हो गया। चोरी का दोष मेहतरानी के ईसाई लड़के रामाश्री पर मढ़ गया। मैं अड़ गई कि वह कभी चोरी कर ही नहीं सकता। फिर भी उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। थाने में शायद उसकी पिटाई हुई होगी, लेकिन शाम को पापा जी उसे छुड़ाकर घर ले आए। मार पड़ने पर इसने पुलिस में बयान दिया कि उसका डॉक्टर साहब की बेटी से प्रेम है, इसलिए उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर झूठ-मूठ में फँसाया गया है। इसलिए मैं उसे छुड़ा लाया हूँ, ताकि बात ज़्यादा ना बढ़े। पापा जी ने घर लौटकर बताया, ऐसा तुमने क्यों कहा? मैंने उससे पूछा। नहीं दीदी, थाने वाले ही मुझे ऐसा बोलने को कह रहे थे, उसने कैफियत दी। खैर वह घर आ गया और 2-3 दिन बाद चोरी का सामान भी मिल गया। ये नौकरियों की आपसी साजिश थी उसे फँसाने की, क्योंकि घर में उसे अन्य नौकरियों के पीछे ज़्यादा महत्व मिलता था। मेरे द्वारा उसे पढ़ाए जाने पर बाकी नौकर उसे चिढ़ते थे। उसे चूड़ा करने पर मैं कड़ी फटकार लगाती थी। न चाहते हुए भी उन्हें उनके हाथ का पका खाना भी खाना पड़ता था। जब प्रेम का गला घोंट दिया गया, मेरे ताऊ जी की बेटी, मेरी तैयरी बहन का बेटा रमेश हमारे यहाँ फिरोजपुर से फरीदकोट आने जाने लगा। फरीदकोट से फिरोजपुर काफ़ी नज़दीक है। मैं फिरोजपुर जाकर माया बहन के यहाँ कभी-कभी 1-2 दिन बिता आती थी। बहन की बड़ी बेटी का प्रेम प्रसंग मेरे छोटे भाई, जिसे बिलौरी आँखों के कारण बिल्ला कहा जाता था, से हो चुका था। घर के दोनों पक्षों ने उस रिश्ते को कभी माना ही नहीं। बहन की बेटी बहुत खूबसूरत थी। उसके नाक नक्श ग्रीक स्टैचू की तरह था। एक खूबसूरत तो बहन का बड़ा बेटा भी था, जो लगभग मेरी ही उम्र का था। मैं उसकी मौसी लगती थी। वो अपने पिता की तरह सांवला था। माया बहन के पति को पागलपन का दौरा पड़ता, उनके सब बच्चे उस अवधि में घर में आते रहे। जब पति के पागलपन का दौरा कुछ दिनों के लिए शांत हो जाता तो दौरा पड़ने पर उन्हें कहीं बाहर भेज दिया जाता था। बड़े बाप का बेटा था, बहुत ज़मीनें थी। मेरी बहन की उससे शादी इस तथ्य को छिपाकर की गई कि वो पागल है। जब देश का बँटवारा हुआ तो बहन के पति पाकिस्तान में पागल खाने में बंद थे। उनकी मृत्यु भी वहीं में हुई, पागल खाने में ही। ज़मीनों की देखभाल बहन अपने मुजारों की मदद से खुद करती। सब मुजारे मुसलमान थे। बहन की सारी ज़मीनें भारत-पाक सीमा से जुड़ी थी। लंबी अवधि तक पागल पति को झेलने के दौरान बहन का संबंध अपने ही एक मुजारे के साथ हो गया था, जो ज़मीनों का काम संभालता था। पाकिस्तान बनने के तुरंत बाद दंगे होने के कारण बहन के सारे मुजारे पाकिस्तान
भगा दिए गए। कुछ दिनों बाद बहन भी लापता हो गई और अपने प्रेमी मुजारे के साथ पाकिस्तान चली गई। कई वर्षों तक वह उनके साथ रही। बाद में जब हिंदू और मुसलमान अपहरण औरतों को ढूंढ कर अपने देश भेजा जाने लगा तो उन्हें भी वापस अपने देश आना पड़ा। माया बहन लौटना नहीं चाहती थी पर उन्हें मजबूरन लौटना पड़ा। बच्चों ने माँ को स्वीकार कर लिया। रिश्तेदारों ने बदनामी से बचाने के लिए कहकर कि वे जबरन उठा ले गई थी उठा उनको उठा लिया गया था, वेमन से उन्हें स्वीकृति दे दी। उनके प्रेम का गला घोंट दिया गया। फिरोजपुर बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। बाद में वे कई वर्षों तक एक दूसरे से बॉर्डर के इधर या उधर मिल लेते थे। तब बॉर्डर पर बाड़ी नहीं लगी थी। लोगों का चोरी छुपे आना जाना चालू था और चालू थी आपसदारी। बाद में ये आना जाना तस्करी और आतंकवादी रिश्तों में बदल गया। बहन माया और उनके प्रेमी का आना जाना सब सीमाओं के बावजूद बरकरार रहा। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। उनका विद्रोही रूप उनसे मेल खाता था। जब वे भागी तो उनके लिए सबकी जुबान से अब सब निकलते थे। मैं तड़प कर कह उठती, क्यों नहीं भागती वे? अपने जब आपने जब पागल से उनका रिश्ता तय किया तब क्यों नहीं सोचा कि उन्हें भी प्रेम चाहिए? उन्हें प्रेम करने का हक नहीं है क्या? उस मुजारे ने वफादारी से उनके खेतों का इंतजाम किया, उनको लूटा नहीं। उल्टा खेतों से कमाई करके उन्हें बच्चों को पालन के लिए सक्षम बनाया। कोई रिश्तेदार होता तो खेतों पर कब्जा करके बैठ जाता। वो मुजारा है तो क्या, बड़े बाप के बेटे ने भी तो माया बहन को क्या दिया? बच्चे की फौज ना। उसने ये नहीं सोचा कि इन्हें पालेगा कौन। बहन को भी तो प्रेम चाहिए था ना, जिससे उनका साथ निभाए। उनके साथ वे भाग गई। वो तो पाकिस्तान में पागल खाने ले जाकर भी इन्हें अपने पति से। पापा जी हमेशा इस मामले में चुप रहते। पागल लड़की के साथ माया बहन की शादी को लेकर वे सदैव खुद को दोषी मानते थे, इसलिए वे कभी कोई टिप्पणी करते ही नहीं थे। वे बहन के विरोधियों को भले ही प्रतिकार नहीं करते पर उनका मौन ही ये जता देता कि वे माया बहन के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। माया बहन के बेटे रमेश का फरीदकोट आना जाना बढ़ने लगा। हम दोनों फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठकर फिरोजपुर जाते, जिसमें यात्री या तो होते ही नहीं या तो कम होते, जो 1-2 स्टेशन के बाद उतर जाते। 2 स्टेशन तक दूध वालों का हुजूम भी चलता था। उसके बाद हम दोनों नितांत एकाकी रह जाते। फिरोजपुर के अपने घर में रमेश ने अपने बगल वाला कमरा मेरे सोने के लिए ठीक करवा दिया था। बहन और उनके बच्चे मेरे जाने पर बहुत खुश होते। रमेश की बहनें, एक सांवली और एक मोटी, और दोनों छोटे भाई दिन भर मेरे साथ गप्पे हाँकते और पुराने दिनों की चर्चा करते। रमेश की बड़ी बहन कमल का ब्याह हो चुका था। मेरे छोटे भाई ने भी परिवार के विरोध के कारण अपना इरादा बदल लिया था और मेरी सहेली बिमला से ब्याह कर लिया था। वह अपनी दोनों जो है शालियों को भी शारीरिक दोहन करने में मस्त था। मेरी सहेली यानी होने वाली भाभी को बचपन से ही दमे की बीमारी थी और मेरी पैन फ्रेंड थी और भाभी की सहेली। ये रिश्ता भी भाभी की बदौलत ही हुआ था। जब छोटा भाई गुजरावाला उनसे मिलने गया था, जहाँ कुछ दिन पहले बड़े वाले भाई नौकरी के चले गए थे। रमेश और मैं इसी यात्रा में काफ़ी करीब हो गए थे। वो मुझे मासी ही कहता था और काफ़ी मजाक भी। हमारे बीच ये रिश्ता इतना अधिक बढ़ गया था कि बहन को भी कुछ शक होने लगा। मैंने आहूजा के साथ बैठकर बियर पीनी शुरू कर दी थी और रमेश के साथ में मुझे विस्की पीना भी सिखा दिया। ये पीना पिलाना उन्हीं लोगों के साथ बैठने पर होता था, अकेले में मैंने कभी पीने की लत नहीं लगाई। मैं बीए पास कर चुकी थी, साहित्य में रुचि के कारण मैंने हिंदी साहित्य में एमए करने की ठानी। उस समय यूनिवर्सिटी सोलन में थी। बीए में मेरे इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी विषय थे, इसलिए हिंदी में एमए करने के लिए मुझे सोलन यूनिवर्सिटी से इजाज़त लेनी थी। इधर मेरी कविता और प्रेम पत्र लिखना भी बराबर जारी रहा। मेरा प्रकाश के पास लौटने का इरादा नहीं था, इसलिए मैंने नौकरी करने का मन बनाया। मैंने एक विज्ञापन देखा जिसमें इंश्योरेंस कंपनी के लिए रिप्रेजेंटेटिव की दरकार थी। देवानंद के भाई चेतन आनंद की तरफ से एक फिल्म का विज्ञापन भी निकला था। मैंने अपने फ़ोटो के साथ आवेदन भेज दिया। मुझे दिल्ली से इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। इंटरव्यू चांदनी चौक की लाजपत में था, जो लाल किले के सामने पड़ता था। उन्होंने मुझे फ़िल्म में सेकंड हीरोइन का रोल देने की पेशकश की। मैं हीरोइन का रोल छोड़कर कोई दूसरा रोल नहीं करूँगी कहकर मैं लौट आई। उस दिन मेरा ये भ्रम टूटा कि हीरोइन के लिए इंटरव्यू देने कोई लड़की जाती है तो उसे अपना ब्लाउज़ तक उतार देना होता है। ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ। जब मैं घर आई तो मेरे मझले भाई कह रहे थे कि अगर वह फ़िल्म में जाएगी तो गोली मार देंगे। मैंने प्रतिक्रिया में कहा, गोली चलाना मुझे भी आता है। अपने पाँव पर खड़ा होने की जिद। मेरा भाई यानी मेरे भाई सत्यव्रत फरीदकोट आए हुए थे। उनके पास बीवी जी और भाभी द्वारा पूरी रिपोर्टिंग की जा चुकी थी कि मैं फ़िल्म में काम करने के लिए इंटरव्यू देने गई थी। ये भी कि प्रकाश के पास नहीं जाकर नौकरी करना चाहती हूँ, ताकि उससे अलग रह सकूँ। मैंने कई जगह आवेदन भी दे दिए थे और इंश्योरेंस एजेंट के रूप में नौकरी का एक प्रस्ताव भी मेरे पास आ चुका था। सत्यभाई साहब ने मुझे बीएड पास करके शिक्षिका बनने का रास्ता सुझाया, जो पापा जी को भी पसंद आया। मुझे नौकरी के लिए जालंधर से चिट्ठी आ गई थी। मैं जालंधर शहर में चिट्ठी में बताए पते पर जा पहुंची। वहाँ एक खादीधारी टोपी पहने नेतानुमा सेठ का घर और कार्यालय था। मेरे साथ टूटू भी गया था। सेठ ने पहले तो मुझसे शिक्षा आदि के सवाल पूछे, फिर नौकरी के जोखिम के बारे में बताया और कहा, आपको कई लोगों से मिलना जुलना होगा, बड़ी राशि के इंश्योरेंस कराने होंगे, बड़े बड़े लोगों के पास अकेले भी जाना पड़ सकता है। क्या ये सब आप कर सकेंगी?
क्यों नहीं, मैंने इत्तफ़ाक़ से कहा। मैं बालिग़ हूँ, किसी से भी बात कर सकती हूँ। हाँ, आपकी स्कीमों के बारे में मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। मैं रात-बिरात कहीं भी अकेले जा सकती हूँ। मेरे भीतर मेरे विश्वास और नौकरी करने के उत्साह ने मुझे ज़्यादा वाचाल बना दिया था। तो फिर आपका बच्चा यह जगह जाएगा क्या? इसे किसके पास रखेंगी? ये मेरे लिए एक अहम सवाल था। मैं दुविधा में पड़ी सोच ही रही थी कि क्या जवाब दूँ कि उसने स्वयं ही कहा, यहाँ कोई ऐसी नर्सरी स्कूल खुल गए हैं कई, जो बच्चों को हॉस्टल में रखते हैं। तो क्या ऐसे किसी स्कूल का पता आप मुझे बताएँगे कि क्या वे बच्चे को रात-दिन रख सकेंगे? मैं महीने 15 दिन पर जाकर उससे मिल आया करूँ या 1-2 दिन के लिए इसे ही अपने पास ले आया करूँ। मैंने उत्साहपूर्वक कहा। जैसे समस्या हल हो गई, मुझे लगा कि वह सेठ मुझे नौकरी देना चाहता है, इसलिए समस्या का हल भी बता रहा है। मैं भीतर ही भीतर सशंकित थी कि इतना छोटा-सा टूटू जो अभी 4 वर्ष का भी नहीं था, क्या मुझसे अलग हॉस्टल में रह पाएगा? खैर मैं सेठ के बताए पते पर जालंधर में ही नर्सरी स्कूल के एक हॉस्टल में पहुँची। आज़ादी के बाद ऐसे कितने ही स्कूल पूर्वी पंजाब के शहरों में खुल गए थे, जो पहले केवल लाहौर में थे। शरणार्थियों की भीड़ ने छोटे कस्बों को शहरों को महानगरों में बदल दिया था। आज़ादी के बाद हर शिक्षित अपने बच्चे को मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। विभाजन के बाद महिलाओं को नौकरी में उतरना मजबूरी बन गया था। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए हॉस्टल नुमा मॉन्टेसरी स्कूल का उभरना एक ज़रूरत था। कई केवल डे थे, कई हॉस्टल के साथ थे। मैं वहाँ गई। लगभग 2 दर्जन बच्चों के बीच सफ़ेद बालों वाली, नाटे कद की कुछ मोटी सी एक बुजुर्ग महिला लंबा प्रिंटेड गाउन पहनी थी। वो नन नहीं थी, पर क्रिश्चियन थी। उसकी ड्रेस और बोली से उजागर होता था। आज़ादी से पहले ज़्यादातर क्रिश्चियन या बंगाली महिलाएं ही शिक्षित होकर नौकरी में उतरी थी, खासकर शिक्षा क्षेत्र में। मैंने उनको अपनी ज़रूरत बताई। उन्होंने टूटू को बहुत प्यार से अपनी गोदी में लिया। मैंने टूटू को कुछ बताया नहीं था। उसे कुछ आभास हो गया था। वो रोते हुए मुझसे आ लिपटा। वो बुजुर्ग महिला हॉस्टल की सुप्रीटेंडेंट थी। उसने कहा, शुरू में बच्चे ऐसे ही रोते हैं, यहाँ बहुत से बच्चे हैं, खिलौने हैं, बच्चा भी थोड़े दिन में आपको भूल जाएगा। मुझे भूल जाएगा? नहीं, आपको आपकी दूरी से खलेगी नहीं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद टूटू को टॉफ़ी और खिलौनों में उलझाकर मैं स्कूल की चारदीवारी से बाहर निकल पाई। मेरे मन में मेरी तरफ बाहें फैलाए भागता हुआ टूटू निरंतर मेरा पीछा कर रहा था। लगता था जैसे कि मैं आगे-आगे भागी-भागी जा रही हूँ, पीछे मुड़कर देखती हूँ, फिर मुँह फेर लेती हूँ। ना मेरा दौड़ना कम हो रहा था, ना उसका मेरे पीछे भागना। कई दिनों तक मेरे मन में ये दृश्य आता रहा। खैर मैं दोबारा उस टोपीधारी, खद्दरदारी सेठ के पास लौटी और मैंने उसे बताया कि बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया। उसने अरोड़ा नाम के एक अफ़सर को बुला दिया था मुझे अपने साथ लुधियाना ले जाने के लिए। सेठ ने बताया, आपकी पोस्टिंग लुधियाना में होगी। वहाँ कई बड़े-बड़े उद्योग खुल चुके हैं और कई खुलने वाले हैं। वहाँ कई उद्योगपति भी हैं। आप जितने का इंश्योरेंस कराएँगी, उनमें से एक नियमित प्रतिशत की राशि आपको मिलेगी। आपका हिसाब 6 महीने में हुआ करेगा। इस बीच आपको ₹300 महीना मिलेगा। मिस्टर अरोड़ा के घर में ही बाहर का कमरा आपको रहने के लिए दे दिया जाएगा, जिसका दरवाज़ा बाहर सड़क पर भी खुलता है और घर के आंगन में भी, ताकि आप भीतर का बाथरूम इस्तेमाल कर सकें। आप उनके यहाँ खाना भी खा सकती हैं। आप इनके यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर रहेंगी। मैंने इससे पहले पेइंग गेस्ट के बारे में नहीं सुना था। विभाजन के बाद बहुत ही दिल्ली में पहले-पहल विदेशी टूरिस्ट के लिए ऐसी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इसके लिए कुछ राशि आपको देनी होगी। आप अकेली महिला हैं, इसलिए मैंने ये इंतज़ाम कर दिया है। सुबह आपको चाय मिल जाया करेगा। ₹100 घर भाड़े में कटने के बाद मिलने वाले ₹200 भी मुझे अधिक लग रहे थे। शादी के बाद जालंधर में प्रकाश ने जो अपना वेतन दिया था, वो कटौतियों के बाद कुल मिलाकर सिर्फ ₹264 ही था, जिसे मैंने घर आए फेरी वाले से उसी दिन कपड़े खरीद लिए थे। ये सब के सब रुपए मेरे थे। इन्हें खर्च करने के लिए मुझे किसी की इजाज़त नहीं लेनी थी। पैसों की ज़रूरत का एहसास मुझे उस दिन से ही होने लगा जब ₹100 टूटू को हॉस्टल को देना पड़ा था। मेरी ज़रूरत के लिए कुल ₹100 ही बचते थे। मैंने घरवालों से पैसा ना माँगने की ठानी थी, ताकि मैं दिखा सकूँ कि मैं भी अपने पाँव पर खड़ी हो सकती हूँ। सवाल था, बाकी पैसे कैसे आए? मैं ढीठ बनी, अपने बल पर खड़ा रहने की कोशिश में जाने-अनजाने भटकती जा रही थी। सब कुछ जानते हुए भी मैं सब झेल रही थी। मेरे भीतर एक चोर आ बैठा था, जो मुझे उकसाता भी था और टोकता भी था। जीना तो अकेले ही पड़ेगा। अब चूँकि फैसला किया है तुमने, घर जाने का मतलब हार मानना, अपमानित होकर प्रकाश के पास लौटना। कोई मेरे भीतर से मुझे बराबर कह रहा था। मैं जानती थी कि पापा जी के घर जाकर रहना समाज और मेरी नज़रों में ठीक नहीं है। प्रकाश के साथ रहना रोज़ की तू-तू मैं अपने से बतियाती रहती। मुझे उस समय प्यार चाहिए था, विश्वास चाहिए था, जो प्रकाश देने के मूड में नहीं था। वो गड़े-मुर्दे उखाड़ता था, कुरेद-कुरेद कर मेरी वफ़ादारी को चुनौती देता, जबकि मुझे चुनौतियाँ नहीं, असीम विश्वास की ज़रूरत थी। इधर इंश्योरेंस बुक करने के लिए एक बार अरोड़ा और उनके मित्र के साथ हम एक सेठ के यहाँ गए। मैंने इंश्योरेंस की कई स्कीमें सामने रखी। उसने एक स्कीम में रुचि दिखाई। ठीक है, आप कल परसों फिर आइए, हम इस पर सोचेंगे। उसने अरोड़ा को इशारा करते हुए कहा, आप इन्हें भेज दीजिएगा। हम पार्टनरों से राय करके स्कीम ले लेंगे।
मैं और अरोड़ा बाहर निकल आए। उसका वह मित्र संजय था, तो सरदार पर केस दाढ़ी नहीं रखता था, वहाँ वहीं पर पार्टी के पास ही रुका था। वो बात बनाने में बहुत पटु था। थोड़ी देर बाद वो आकर हम लोगों से मिला और कहने लगा, बात तो बन गई लगता है, एक दो बार अकेले में इनको भेजने पर सौदा पड़ जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं, पर मुझे उसका अंदाज़ा कुछ अटपटा सा लगा। उसके बाद वे लोग कई जगह इसी प्रकार मुझे लेकर जाते रहे और भेजते रहे। कई जगह सौदे पड़े और कई जगह नहीं भी। अब तो कई जगह पार्टियों के साथ बैठकर पीने के जश्न भी होने लगे, जिसमें नाना करते हुए मुझे भी शामिल होना पड़ता। धीरे धीरे नाना करने की आदत भी छूट गई। मेरे अतिरिक्त खर्च भी वही लोग चलाने लगे। खासकर रोडो का मित्र संजय, वह मेरा काफ़ी करीब हो गया था। भटकाव का दौर। संजय था भीतर से बहुत ही शैतान, मैं ये भाप नहीं पाई थी। उन दिनों नौढनाढ़ बनते ही लोग किस स्त्री के साथ खाना पीना और कुछ रिश्ते कायम कर लेने को ही आधुनिकता मानने लगे थे। आज़ादी के पहले ऐसा था या नहीं, ये मैं नहीं जानती। मैं जिस सामंती परिवेश में पली थी, उसमें ऐसी बातें ऐश्वर्य प्रदर्शन में शामिल थी। घर की औरत ये सब दरवाजों के दरार या झरोकों और पर्दों के पीछे से देखती थी। कभी मैं उस बाहर बैठी औरत की भूमिका में आ जाऊंगी, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। स्त्री का खुले मुंह घूमना फिरना, पढ़ना लिखना, पुरुषों से खुलेआम बात करना और यौन के प्रति खुले विचार रखना आधुनिक विचार माना जाता था। पुरुष द्वारा दूसरी स्त्रियों से संबंध रखना भी उसके दायरे में आ गया था। आज़ादी से पहले आधुनिकता का दौर शहरों में चल पड़ा था, किंतु धनाढ़ या अति शिक्षित वर्ग तक सीमित था। आज़ादी के बाद मध्यम वर्ग में भी आधुनिकता की होड़ लग गई थी। विस्की के एक दो पैक संवेदनाओं को कुंद कर देते थे। कभी कभी भीतर से आई किसी बच्चे की रोने की आवाज़ मुझे बेचैन कर देती थी। बच्चे के रोने की आवाज़ मेरे कुंद दिमाग पर ऐसी चोट मारती थी कि मैं जालंधर के उस मॉन्टेसरी हॉस्टल में पहुंच जाती, जहां मेरी याद में भी लगता रोता हुआ टूटू अपने बेड की बाहीं पर सिर पटकता बैठे बैठे सिसकता और कभी सोए सोए मम्मी मम्मी कहकर रोते दिखने लगता। बाद में मैं जब कभी टूटू से मिलने गई तो हॉस्टल के सुप्रिटेंडेंट ने उसका ठीक वैसा ही ब्यौरा दिया जैसा मैं कल्पनाओं में देखा करती थी। उसकी हॉस्टल की मैडम भी कहती थी, पता नहीं ये बच्चा क्यों घुल मिल नहीं पा रहा है, ये हमेशा आपको ही याद करता है, ये आपको बहुत याद करता है और अपना माथा तकिए से पीटता और मम्मी मम्मी पुकारता है, किसी से बात नहीं करता। मेरी ममता तो बहुत जोर मारती, पर क्या करती, नौकरी में बच्चों को साथ रखना अलाउड नहीं था। मुझे बड़े बड़े लोगों का इंश्योरेंस करने बाहर भी जाना पड़ता। मैं लौट तो आती टूटू से मिलकर, पर मेरे मन में सवाल उठते थे कि मैं किसको सजा दे रही हूँ, प्रकाश को? वह तो अपने काम में व्यस्त है। परिवार को? ये सोचते होंगे बेटी अपने पाँव पर खड़ी होने गई। समाज को क्या? वह ऐसी हजारों लड़कियां आती हैं जाती हैं जो अपने दम में अपनी पहचान भी गंवा देती है, जिसका फल उनके बच्चे भोगते हैं। कोई बिल्ला ही होगा जो इस अंधेरे को धकेल कर उजाले हासिल करता हूँ। तो क्या मैं उजाला हासिल कर सकती हूँ? मैं खुद से सवाल कर खुद ही उत्तर देती, पहले इस अंधेरे से तो जूझूं, इस व्यापार मंडली से पीछा छुड़ाऊं। तुम तो खुद शतरंज का मोहरा बनती जा रही हो, तुम क्या पलटोगी विषाद? और नहीं, तुम तो खुद ही विषाद बन गई हो। तुम बसरते बत्ते हैं लोग, मोहरे चलते हैं, प्यादा बादशाह रानी, सबके सब तुम्हारी ही देह पर दांव लगाते हैं। आखिर क्या हो तुम? यह बहस करते करते सुबह हो जाती है। सौदेबाजी। अरोड़ा का मित्र संजय, जो मुझसे संबंध स्थापित कर चुका था, दिन रात मेरे साथ ही रहने लगा था और मुझे इंश्योरेंस के लिए लुधियाना से बाहर ले जाने लगा। संभवतः दलाली भी करने लगा था मेरी। अरोड़ा ने मेरे साथ कभी संबंध स्थापित नहीं किए, लेकिन संजय कर चुका था। वह एक बार मुझे अमृतसर ले गया था। दो लोगों से हमारी भेंट हुई। होटल में हम लोगों ने साथ साथ खाना खाया पिया भी। रात को उस सेठ ने हमारे घर पर ही हम दोनों के रहने का प्रबंध कर दिया। उस सेठ की पत्नी से मुलाकात हुई, उससे मेरी अच्छी बातचीत हुई। हम लोग सोने चले गए। संजय अलग कमरे में सोया था। आधी रात को सेठ का मित्र आदम का और मुझ पर अपना हक जमाने लगा। मैंने कहा कि मैं तो संजय के साथ आई हूँ। उसने कहा, उसने तो मुझे भेजा है और मैं उसका पूरा पैसा दे चुका हूँ। आपका पैसा देने का मतलब? आपने इंश्योरेंस की किस्त दी है ना, कि मेरा दाम, ये क्या मतलब है आपका? मैं बिगड़ कर बोली, पर वह नहीं माना। आखिर वह आधा अधूरा ही चला गया। रात को हंगामा करना ना मैंने ठीक समझा ना उसके ठीक। जब संजय मेरे पास आया तो मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उसने बहुत कस्में खाई, हाथ जोड़ी कि उसने कोई पैसे नहीं लिए। ऐसी बात तो नहीं थी। उसने कहा, मेरा रिश्ता तुमसे है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दोस्तों से भी होगा। खैर, उसने मान मनोबल किया और प्यार पर उतर आया। हमने उसी दिन सेठ का घर छोड़ दिया और होटल में चले आए। संजय किसी दूसरी पार्टी को पटाने के चक्कर में था। किसी बीच रात को मेरे साथ खेलते खेलते ऐसा हो गया कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। उसका स्खलन ही नहीं हो रहा था, वह पीड़ा से छटपटा रहा था। डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा एक्साइट होने से ऐसा होता है। खैर, अगले दिन हम लुधियाना आ गए। इस बीच वह मुझे भोगता रहा। उसने अपनी चालाकी का एहसास मुझे नहीं होने दिया। एक दिन उसने कहा, दिल्ली चलना है, वहाँ मिलिट्री के ब्रिगेडियर जनरल का इंश्योरेंस करना है। उस पर विश्वास करके मैं उसके साथ दिल्ली आ गई। मोती महल के पास किसी होटल में हम लोग ठहरे। सांझ को हम लोग इंडिया गेट गए। वहीं उस ब्रिगेडियर जनरल की गाड़ी और विस्की की बोतलें, दो बोतलें संजय ने अपने बैग में डाल ली और बाकी गाड़ी में ही रहने दी। उसने मेरे अपने तथा ब्रिगेडियर जनरल के लिए विस्की का पैक बनाया।
जनरल सफ़ेद कमीज और ग्रे पैंट पहना था, गठा हुआ बदन, गोरा और बात करने में चतुर। तरह-तरह के सवाल पूछता, कुछ सुसंस्कृत देख मैंने उससे अपने परिवार और कविता की बात शुरू कर दी और उसने बताया कि मेरे भाई और पिता मिलिट्री में ही है। वह तनिक और भी शालीन हो गया। हम लोग बातचीत करते रहे, पीते रहे। गाड़ी सड़क पर मैदान के किनारे खड़ी थी। संजय भी आया, कहकर बहाना बनाकर चला गया। विस्की का काफ़ी फेंक लिए जा चुकी थी कि अचानक उस ब्रिगेडियर जनरल ने मुझे अपनी बाहों में सपेट लिया। क्या करते हो? ये कौन सा तरीका है? मैं उठ खड़ी हुई। उसने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, बैठो तो समझाता हूँ। कहाँ है संजय? क्या इसलिए तुम्हें मेरे पास लाया है वो? इसी बीच उधर से गुजरती हुई पुलिस पहुंच गई और ऐन उसी वक्त संजय भी आ गया। क्या बात है, कौन हो तुम लोग? कुछ नहीं, हम लोग का यह आपसी झगड़ा है, ब्रिगेडियर जनरल ने कहा। पुलिस को देखकर मैं घबरा गई थी। हाँ हाँ, ये हमारा आपसी मामला है, मैंने भी कहा। संजय ने कहा, ये तो घर की बात है, आप लोग जाइए। संजय मुझे प्यार से सलाकर बैठाने की कोशिश करने लगा। कुछ दूर ले गया और बोला, देखो ये बहुत अच्छे लोग हैं, तुम मान जाओ तो मुझे बहुत बड़ा केस उनसे मिल जाएगा। वो तुरंत ही पूरी किस्त नकद चुका देगा। मेरा सौदा करते हो और प्यार भी जताते हो, दोनों बातें कैसी है? मैं तुम्हारे कारण आई हूँ। आखिर संजय ने उस ब्रिगेडियर जनरल को विदा कर दिया। लगता है उसने उसे पैसे नहीं दिए थे। वह मेरे पास आया और कहा, चलो। रात को ही हम लोग ने होटल में आकर अपना सामान ऑटो में रखा और चल दिए। मैंने उसे वापस लुधियाना चलने को कहा। उसने कहा, तुमने हंगामा कर दिया, पैसे तो है नहीं, मैं किससे मांगूंगा? तब ना तुम्हें ले चलूंगा। रात में ही ऑटो से जाकर उसने कई घरों में दस्तक दी। किसने भी ना तो हमें रहने की जगह दी और ना उसे पैसे। आखिरकार उसने ऑटो रिक्शा वाले से कहा कि भैया, रात में तुम्हें तुम इन्हें अपने यहाँ रखो, भोर में मैं तुम्हारा पैसा भी चुका दूंगा और इन्हें आकर ले जाऊंगा। ऑटो वाला शरीफ था। मैंने उसे अपनी सारी दास्तां सुनाई और यह भी आशंका जाहिर की कि वह नहीं आएगा, और वह सचमुच दोपहर तक नहीं आया। ऑटो वाले ने मुझे स्टेशन ले जाकर टिकट खरीद कर लुधियाना की गाड़ी में बिठा दिया। मैं लुधियाना चली आई, बिना खाए पिए पूरी यात्रा तय की। पड़ोसी से मांग कर स्टेशन से आने जाने का किराया चुकाया और फिर संजय को कभी अपने घर नहीं आने दिया। उन दिनों मैं अरोड़ा के घर में रहती थी। उन्हीं दिनों मेरी तेरी बहन के बड़े बेटे का मेरे यहाँ आना जाना बहुत बढ़ गया था। मेरा संपर्क लुधियाना कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्रों से भी हो गया था। वे प्राय मेरी कविताएं सुनने के लिए मेरे यहाँ आते थे। शाम को किसी रेस्टोरेंट में हम बैठते, कविता पाठ होता, देर रात गए लौटते। छात्र मुझे घर पहुंचाकर हॉस्टल चले जाते। उन्हीं में से एक छात्र, गोल-गोल आंखों वाली, अच्छी कद-काठी वाला, हम एक साथ सिनेमा जाने लगे। वहाँ अंधेरा होने के बाद हम प्रेम में मशगूल रहते। वो रात को मेरे घर में रहने लगा। वह सब साथियों को छोड़कर चुपके से लौट आता। मेरे पेट में फिर से कोई बच्चा कुलबुलाने लगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी वहीं था। मैंने उसे बताया। उसने अपनी पत्नी कहकर मुझे वहाँ भर्ती कराया, लेकिन पति के नाम में प्रकाश का नाम ही लिखा है। मेरा अबॉर्शन हुआ। वहीं आस-पास मेरी गौरा ताई का मायका था। उनके भाई बनारसी दास पत्नी और बच्चों के साथ वहाँ रहते थे। किसी ज़माने में बहुत सुंदर थे, बेल-बेली, छैले-छबीले। अच्छा बिज़नेस था, पर बिज़नेस से ज़्यादा उनकी रुचि स्त्रियों में थी। उनकी पत्नी भी थी, लेकिन अब करीबी के कारण वे फैक्ट्रियों से ऊन लाकर स्वेटर बुनकर या ऊन के गोले बनाकर कुछ पैसा कमाने के लिए मजबूर थी। उनकी बेटी मेरी ही उम्र की थी। उनका संबंध किसी से था जिससे उसे पेट में बच्चा रह गया था। उसकी माँ ने अपने पति से चोरी-छिपे बेटी का अबॉर्शन करवा लिया। वो जानती थी कि पता चले जाने पर उसका पति बेटी पर बहुत जुल्म उठाएगा। जब मैं वहाँ पढ़ती थी तब उनकी वह बेटी मुझे अपने सारे रहस्य बताया करती थी। जब मैं दोबारा लुधियाना रहने आई तो गाये-बगाए उनसे मिलने चली जाती। जब मैं लुधियाना अस्पताल में भर्ती थी तो घरवालों को मैंने बताया कि मैं बीमार हूँ, पर ये नहीं बताया कि मैंने अबॉर्शन कराया है। घर के कुछ लोग मिलने भी आए थे। मैं काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और काली भी पड़ गई थी। बाद में उस लड़की की रुचि मुझ में कम हो गई। मैं भी अधिक सावधान हो गई और ऐसी घटना दोहराने से बचने लगी। वो रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया। बहन के बेटे रमेश का आना बस चल रहा था और आहूजा का भी। कुछ दिनों बाद बहन का बेटा रमेश इंग्लैंड बसने के लिए चला गया। बाद में उसने किसी से कहा कि उसने मुझसे रिश्ता इसलिए कायम किया था कि वह अपनी बहन कमल का बदला मुझसे लेना चाहता था। मेरे छोटे भाई ने उसकी बहन को धोखा दिया था, इसलिए उसने मुझसे रिश्ता कायम किया। बदला लेने के लिए उसने मुझे अपनी गोटी बनाया था। तब मुझ में उसकी बढ़ती रुचि और फिर एकाएक चुप्पी समझ में आई। पुरुषों से प्रेम या घृणा के ये रिश्ते पता नहीं मुझे किस तरफ ले जा रहे थे। उनका प्यार मुझे अपनी तरफ खींचता था। प्यार के पीछे का छल या कपट मुझे घृणा से भर देता था। पुरुषों के प्रति पनपते प्रेम और घृणा मुझे उनसे दूर होने में भी नहीं देते थे और लंबे अरसे तक नज़दीक भी नहीं रहने देते थे। शायद पुरुष के प्रति उपजी घृणा भी उनके प्रति लगाव ही होता है कि मन के आकर्षण से मुक्त ना हो पाती। पापा जी रिटायर होकर फरीदकोट से पटियाला चले गए थे। अब यहाँ पे है घर वापसी सन 1952 से 53 के दौर में। तो यहाँ से हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।